चंबा सब डिवीज़न के उप मंडल अधिकारी शिवम प्रताप सिंह जी IAS हमारे बीच में हैं। मैं ग्राम पंचायत जडेरा की ओर से सर आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने एक ऐसी पहल पंचायतों के बीच में की है कि आप अपने सब डिवीज़न के मालिक हैं और प्रशासन का जितना भी तंत्र है ये आपके दिशा निर्देश अनुसार जनहित के कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। और मैं ये सौभाग्य मान रहा हूँ ग्राम पंचायत जडेरा का, क्योंकि ग्राम पंचायत जडेरा जब से बनी है यहाँ पर पंडित अनिरुद्ध जी जो प्रधान रहे काफ़ी वर्षों तक, वहाँ से जडेरा का नाम हमेशा विकास के कार्य में अग्रणी रहा। उसके बाद कामरेड रतनचंद शर्मा जी, उन्होंने भी काफ़ी समय यहाँ पर गुजारा, उस लड़ी को, उस कड़ी को आगे लेकर के आए। वर्ष 1995 से 2005 तक हमारे इब्राहिम जी जो आज ग्राम पंचायत चंबी के प्रधान हैं, इन्होंने भी बखूबी उस विकास की रीत को आगे ले जाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद 2005 से 10 तक मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ ग्राम पंचायत जडेरा का प्रतिनिधित्व करने का। उस लड़ी में आज हम जो देख रहे हैं, उस समय ये सब कुछ तैयार किया गया और आज दूसरी बार मुझे ये मौका मिला। जडेरा की जनता ने मुझे सौभाग्य प्राप्त करवाया और मैं जडेरा की जनता का भी धन्यवाद करता हूं। और ये पहल जो सर आपने की है, ये मेरे लिए एक आशीर्वाद से कम नहीं है। जिस दिन शपथ हुई थी सर, उस दिन भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि आपके आशीर्वाद से जो पंचायतों में कार्य करने वाले 16-17 विभाग हैं, वो अगर अपनी अग्रणी भूमिका निभाएंगे तो इलाके में किसी गरीब को न्याय मिलने में, विकास मिलने में कोई कमी नहीं आएगी। तो इसके लिए आज ग्राम पंचायत जडेरा, चंबी, सिलाघाट, गगरोता, बरौर, क्याला, पुलहुई और सुंगल, इनके प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्य आए हैं, जिनका मैं जडेरा में आने पर स्वागत करता हूं। और जो भी अधिकारी यहां पर आए हैं, तहसीलदार महोदय हैं, BMO साहब हैं, वेटनरी के डॉक्टर हैं, CDPO मैडम हैं, एग्रीकल्चर से हैं, बिजली विभाग से हैं, इनका भी धन्यवाद करता हूं। शिक्षा विभाग से भी, यहाँ जो हमारा स्कूल है वहाँ से भी प्रिंसिपल महोदय आने वाले हैं। मैं सभी अधिकारियों को ये विश्वास भी दिलाता हूँ कि हम आपका सहयोग करेंगे जनता की सेवा के लिए, और आपका सहयोग हमें मिलता रहे निरंतर। उसके लिए मैं आपसे ये कामना करता हूँ और ये मांग भी करता हूँ कि पंचायत की स्तर के ऊपर एक वहम एक इस बात का बना रहता है कि पंचायत का काम केवल मात्र डंगे लगवाना या रास्ते बनवाना या कोई सिंचाई की योजना, ये पंचायत का एक पार्ट हो सकता है। परंतु मेरा मानना यह है कि पंचायत में इसके अतिरिक्त बहुत सारे कार्य होते हैं जो पंचायत के द्वारा किए जाते हैं। यहाँ तक कि न्याय की प्रक्रिया भी पंचायत से शुरू होती है, जो एक न्याय कमेटी बना करके उसका न्याय जो है कई अदालतों में से भी पंचायत में आता है, वो भी करने की हमारी जिम्मेदारी रहती है। तो मैं आज जो वन अधिकार नियम के ऊपर जो कार्यशाला रखी गई है, उसके लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं जो हमारे बीच में घुमंतु गुज्जर यूनियन के सदस्य हैं लाल हुसैन जी, और उप प्रधान भी हैं पुलियूर पंचायत के वाय और वन अधिकार
अधिनियम के ऊपर प्रकाश डालें। और मेरे सभी भाइयों बहनों, मैं आज आया इसलिए हूँ कि इसलिए नहीं कि हम लोग बस कि आप लोगों को वन अधिकार अधिनियम सिर्फ समझाना चाहते हैं। मैं आपको बड़ा एक अलग विषय पे बात करने आया हूँ। विषय ये है कि जब हम लोग अपने दफ्तर में होते हैं तो दफ्तर में हमारे सामने काफ़ी बार ये समस्या आती है कि अलग अलग विभागों के लोग हमारे पास आके ये कहते हैं कि हमें कहीं पे ज़मीन चाहिए, हमें पंचायत का सपोर्ट चाहिए और हमें चीज़ें चाहिए, वो हमें नहीं मिल रही। ठीक। और लोग हमारे पास आके ये कहते हैं कि हमें विभिन्न विभागों का सपोर्ट चाहिए, वो हमें नहीं मिल रहा है। इस वजह से क्या होता है कि जो सरकार जो है ओवरऑल कभी भी एक पैमाने पे आके या फिर एक जगह पे आके सारे अधिकारीगण और सारे हमारे पंचायत प्रतिनिधि और जनता नहीं मिल पा रहे हैं। इसी को देखते हुए हमने क्या प्लान किया है कि हर हफ्ते करीब 10 पंचायतें कवर करेंगे। हर एक सेशन में करीब 5-5 पंचायतें होंगी और जिसमें कि हमारे सारे अधिकारीगण और सभी जन चुने प्रतिनिधि और सभी लोग आएंगे। इसका कारण ये है कि यदि हम देखें तो हमारे जो विभाग कैंप लगाते हैं वो सब अलग अलग तरीके से कैंप लगा रहे हैं, अलग अलग जगह कैंप लगा रहे हैं, जिसपे सरकारी पैसा भी खर्च होता है और वो जनता ना उनसे मिल पाती है, ना उन तक पहुंच पाती है, ना उनकी बात जनता तक पहुंच पाती है। वहीं पे अगर देखें तो यदि जडेरा से किसी व्यक्ति को चंबा पहुंचना है तो पहले उसने सुबह से प्लान बनाना है कि मेरे को चंबा जाना है, उसके बाद जैसे तैसे करके उसने बस पकड़नी है। उसका एक पूरा दिन किस चीज में खराब होता है? चंबा जाने में। काम होना ना होना वो अलग विषय है, काम हुआ या नहीं हुआ वो तो बिल्कुल ही अलग विषय है। हो सकता है कि आपको दफ्तर के 4 या 5 चक्कर कटवा दिए जाए तो आपके वो एक हफ्ता या फिर इतने दिन पूरे अपने खराब हो जाते हैं। और ये समस्या इसलिए भी बड़ी है क्योंकि जो लोग गांव से जाते हैं वो अपनी दिहाड़ी तोड़ कर जाते हैं। जिसकी दिहाड़ी 500 रुपए या 400 रुपए दिन की टूट रही है उसके लिए तो वो पूरे दिन की नुकसान है। और इतना बड़ा नुकसान, जैसे मान लीजिए हम लोग हैं, हम लोगों की सैलरी 1 तारीख को आती है तो हम लोगों के लिए शायद उतना बड़ी वो चीज नहीं है, परंतु जो व्यक्ति अपनी दिहाड़ी तोड़ के जाता है उसके लिए तो वो बहुत बड़ी चीज है। ठीक। दूसरी बात ये है कि हमारी सरकार जो है वो अन्य योजनाएं भी चला रही है, परंतु वो योजनाएं आप तक नहीं पहुंच रही हैं। ठीक। ऐसा नहीं है कि विभाग उसे पहुंचाना नहीं चाहते, हमारे सारे विभाग दिन रात काम कर रहे हैं कि वो आप तक पहुंच जाए, परंतु ज्ञान के अभाव के कारण या फिर हमारे लोगों को भी नहीं पता होता, उस कारण से ये योजनाएं आप तक नहीं पहुंच रही हैं। तो इसमें मैं ये भी चाहूंगा कि सभी विभाग, जितने भी सभी विभागों के अधिकारी आए हुए हैं वो अपने विभाग की स्कीम आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए बताए। एक विभाग ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मिनट के लिए कि वो आपके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक। हमें जाके ये सोचना है कि हमें उस स्कीम में कैसे शामिल होना है। ठीक। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि सरकार की तरफ से एक योजना चल रही है, सहारा योजना, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति यदि बिस्तर पे पड़ा है, बेड रिडन है, तो उसके लिए सरकार 3000 रुपए महीना जो है उसके अकाउंट में डालेगी। उसके लिए क्या फॉर्मेलिटी करनी है? सिर्फ 3, एक आपका फोटो, एक आपका आधार कार्ड और एक आपका अकाउंट नंबर और एक आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जिसमें ये लिखा है कि आपको क्या समस्या है। अगर कोई बेड पे पड़ा हुआ व्यक्ति है तो उसको बड़ा मन से गिलानी फील होती है कि वो दूसरों पे बोझ है। उसी को देखते हुए अगर आप ये सोचे कि सरकार उसे 3000 रुपए महीना देती है तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का भी तो मन हल्का होता है, परंतु वो व्यक्ति कभी सरकार तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि वो बिस्तर से उठ ही नहीं सकता। इसी को देखते हुए हमने जितने भी प्रधान हैं और सारे उप प्रधान हैं चंबा और महिला के, सबसे ये कहा कि आप लेके आइए केसेस। और अभी हम देख रहे हैं जब से नए प्रधान हमारे वगैरह चुने गए हैं उसके बाद काफी बड़ी संख्या में सहारा योजना में लोग आए। विषय ये नहीं कि योजना थी या नहीं थी, विषय ये भी नहीं कि विभाग था या नहीं था, विषय ये था कि हमारे लोगों को उसके बारे में सूचना थी या नहीं थी। ठीक। इसी प्रकार से एक हिमकेयर योजना है, एक आयुष्मान भारत है, उसमें हमारे सभी लोगों को कवर करना है क्योंकि हम जब जाते हैं हमारे यहाँ कुछ भी होता है तो उसके बाद हम चंबा अस्पताल जाते हैं, फिर क्या कहते हैं कि हम जाके डी साहब से मिल लेते हैं, एसडीएम साहब से मिल लेते हैं, कुछ हमारी मदद कर दें। ये बहुत होता है कि वो आते हैं कि साहब एसडीएम साहब हमारी मदद कर दीजिए, डी साहब हमारी मदद कर दीजिए, परंतु यदि आप इन योजनाओं के तहत होंगे तो आपको ये बात ही नहीं है, वो आपको कार्ड दिखाना है और आपका सारा इलाज फ्री में होगा। उसी प्रकार से एक और चीज है कि हमने काफी सारी पंचायतों में ये देखा कि जो लोग बीपीएल में थे, ठीक, जो लोग बीपीएल में थे वो लोग
उस समय पे तो डाले गए बीपीएल में, परंतु आज वो हटाए नहीं गए। ठीक, आज उन लोगों की आर्थिक स्थिति इस तरीके से है कि उनके पास 2 मंजिला मकान है, चौपहिया वाहन है, परंतु आज भी वो बीपीएल में एग्जिस्ट करते हैं और बीपीएल के फायदे ले रहे हैं। ऐसे लोग यदि आपके किसी के भी नजर में हैं, आपको कुछ नहीं करना है सबके सामने, लेकिन आप मेरे ऑफिस में सिर्फ एक एप्लीकेशन दें उनका नाम बताते हुए, उसकी जो भी जांच करनी है वो हम करेंगे, और यदि हमें ये लगता है कि वो बीपीएल कार्ड डिजर्व नहीं करता तो हम उनका नाम काट देंगे। ठीक, ये वाली बात हम आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि बीपीएल के साथ ये है कि नया व्यक्ति जो बीपीएल में आएगा वो सिर्फ तभी आएगा जब पिछला कटेगा। तो काफी हमारे ऐसे लोग हैं जो कि बीपीएल डिजर्व करते हैं, बीपीएल में होने चाहिए, वो नहीं है, और जो लोग बीपीएल में नहीं होने चाहिए वो बीपीएल में हैं। तो इस चीज को सुधारा जा सकता है ग्राम सभा के माध्यम से, और हटाने की जो प्रक्रिया है उसके लिए पावर मेरे पास है, आप मेरे पास लेके आइए और हम उसको निपटारा कर देंगे। ठीक, एक बहुत जरूरी चीज ये है, ये जो एफआरए के जिसके लिए हम आए हैं, वन अधिकार अधिनियम, इसके लिए हम अलग से इसलिए भी आए हैं क्योंकि इसकी पीछे एक रिपोर्ट है, उसके बारे में आपको बता देता हूं कि 2014 और 15 में जो वन अधिकार अधिनियम है उसके लिए एक पहल शुरू हुई, सब लोगों ने कोशिश करी, परंतु उस टाइम पे जानकारी के अभाव होने के कारण सारी रिपोर्ट निल गई। ठीक, इसका मतलब ये है कि आपके दादा परदादा या फिर आप भी जो जाते थे वन में से लकड़ी उठाते थे वो अब नहीं उठा सकते। कारण ये है कि जब किसी को पता नहीं था, जैसे आप मान लीजिए कि आपकी जमीन है, आदमी अपनी 2 फीट जमीन नहीं छोड़ता, 2 फीट जमीन के पीछे उन्होंने हमारे तहसीलदार साहब के दफ्तर में, हमारे कोर्ट में चक्कर मारते रहने हैं। हमारी हेक्टेयर क्या, कितने हजार हेक्टेयर जमीन वन में जिसमें हमारे राइट्स थे वो हमने छोड़ दी, उसको निल कर दिया आज से 5 से 6 साल पहले, क्योंकि किसी को यही नहीं पता था कि ये हमारे राइट्स आ रहे हैं। इसको ठीक करने के लिए यहाँ पे हमारी जो पूरी टीम्स है वो लगी हुई हैं कि आप एफआरसी के माध्यम से फिर से हमारे पास भेजिए, जितने भी लोग हैं जिनके उस पर राइट्स थे वो हक बर्तन में मिल जाएंगे, उसको आप हमारे पास भेजिए। उसमें मेन चीज है एसडीएलसी बैठना, सब डिविजनल लेवल कमेटी, जो कि मेरी अध्यक्षता में बैठती है, जो कि कल बैठ रही है। ठीक, आप कहेंगे तो जिस दिन आप मेरे पास केस सबमिट करेंगे उसके अगले दिन मैं एसडीएलसी बिठा दूंगा, लेकिन बात यह है कि पूरा केस बना के आप हमारे पास भेजिए, नहीं तो अभी जैसे जैसे धीरे धीरे करके वो लागू होगा आप लोगों का जंगल में और जाना मुश्किल हो जाएगा। तो अपने अधिकार के लिए आप सबको ये एफआरसी और ये वन अधिकार अधिनियम की सारी कार्रवाई पूरी करनी है। और इसके अलावा किसी भी व्यक्ति का कोई भी विषय हो, अभी हम 1-2 घंटे यहाँ पे हैं, यदि मान लीजिए कोई केस पेंडिंग है या फिर कोई भी इशू है, कोई भी मतलब आप किसी विभाग से रिलेटेड कोई काम है पेंडिंग है, तो सभी विभाग के अधिकारी भी हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनसे समस्या रख सकते हैं, हमारे समक्ष समस्या रख सकते हैं, उसका हम कोशिश करेंगे कि तुरंत निराकरण हो। कोई भी अगर आपको डॉक्यूमेंट देना है, कोई फाइल देना है, तो आप हमें यहाँ पे दे दीजिए, यहाँ से हम चंबा जाएंगे तो आपका हो सकता है 1 दिन भी बच जाए। तो मेरी आप सभी से अनुरोध है कि कृपया करके जितने भी विषय हैं उसको ध्यान से सुने, जानकारी पूरी लें और फिर आराम से जाके सभी सरकारी सुविधाओं का पूर्ण रूप से उपयोग करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और खास तौर पे हमारे पंचायत प्रतिनिधि और लाल हुसैन जी जो मतलब हमारे एफआरसी के लिए काफी काम कर रहे हैं, और मेरे सारे अधिकारी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वन अधिकार अधिनियम के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा अनुरोध है सारे अधिकारियों से, जस्ट अपनी स्कीम के बारे में या फिर उनकी, मान लीजिए कोई कल मैडम आए थे कि आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी के लिए पैसा है बनाने के लिए परंतु जमीन नहीं मिल रही है, तो मेरा पंचायत प्रतिनिधि से भी अनुरोध है कि यदि पंचायत के में कोई जमीन हो या फिर कोई भी जमीन हो, देखिए उसका फायदा हमारे बच्चों को ही होना है। तो जितने भी आपस में जो संचार की कमी के वो कारण जो हमारे विभाग हैं और प्रतिनिधि हैं, उसके कारण जो काम नहीं हो पा रहे हैं, मेरी उम्मीद है कि आज वो सारे काम हम करेंगे। सिर्फ 2-2 मिनट सारे अधिकारी सिर्फ ये बताएंगे कि कौन सी स्कीम है और कौन सा काम है और कौन सा काम हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले मेरी गुजारिश है तहसीलदार साहब से, वो हल्का सा आपको सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए बताएं और म्यूटेशन के लिए कि उसको किस प्रकार से ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। जी
नमस्कार सर। सरकार की तरफ से आजकल ऑनलाइन सर्टिफिकेट की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसको आपने पहले पीछे कोविड काल में ही शुरू किया था। तो लोग अपना जो भी सर्टिफिकेट लेना होता है उसको यानी रिपोर्ट करवाकर ऑनलाइन वेबसाइट पर यानी कि डाल सकते हैं और वहाँ यानी कि उसकी जांच होगी, जांच उपरांत आपको यानी सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। बाकी इंतकाल से संबंधित अभी यानी कि ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू नहीं है, लेकिन रजिस्ट्री से संबंधित यानी कि ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप यानी कि जो भी यानी कि दस्तावेज रजिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं उसको पूर्ण रूप से करवाकर ऑनलाइन यानी कि आप जमा करवा सकते हैं। उसके बाद आपको यानी कि समय दिया जाएगा, उस समय पर आप पूर्ण डॉक्यूमेंट्स लाकर उसको यानी कि करवा सकते हैं। धन्यवाद। मल्टीकल्चर से साथ को भी अपना धन्यवाद। आदरणीय सब डिविजनल मजिस्ट्रेट चंबा, मेरे साथ पंचायत के जितने भी ग्रामीण मेरे पास था, सभी हार्दिक स्वागत करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि एसडीएम साहब ने मुझे एक अपने विभाग के बारे की गतिविधियां बयान करने के लिए मौका दिया। तो मैं सर से 2 की जगह 5 मिनट लेना चाहता हूं, क्योंकि ये ग्रामीण परिदृश्य है यहाँ पे और मुझे अपने विभाग के बारे में शायद 2 से 3 मिनट ज़्यादा लग सकते हैं। तो क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि उद्यान विभाग एक सशक्त हमारा ग्रामीण परिदृश्य में देखा जाए तो हमारी आजीविका और हमारी जो इनकम को जनरेट करने के, डबल करने का एक सशक्त माध्यम है। तो मैं सभी आप जिलेरा वासियों से ये अपील करता हूँ कि आप बढ़ चढ़ कर उद्यान विभाग की गतिविधियों में हिस्सा लीजिए। हमारे पास आप लोगों के लगभग सभी लोगों के लिए हर तरह का कार्य करने देने का हमारे पास सक्षमता है। हम जितने लोग आप बैठे हैं, अगर सभी लोग भी कुछ कार्य करना चाहें तो आज के दिनांक में आप लोग सभी ये कार्य कर सकते हैं। किसी तरह की फंड की कोई कमी नहीं है, किस तरह के किसी की कोई सिफारिश, किसी की कोई किसी तरह का कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को सिर्फ अपना कार्य का रुचि बतानी है कि हमें किस तरह का कार्य करना आप चाहते हैं और क्या आपके, क्योंकि ये जो भी कार्य होता है ये किस तरह से आपको हम फोर्सली नहीं करवा सकते कि मैं आपको जबरदस्ती करवाऊं काम। आप सभी लोग कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। बहुत से लोग तो अभी कृषि विभाग के साथ कार्य जुड़े हुए हैं जो कि खेती बाड़ी करते हैं, परंतु अगर खेती बाड़ी में उनको उसका अच्छा इजाफा हो रहा है तो मैं ये नहीं कहता कि आप सब लोग छोड़ के वहाँ पे साइड आए, परंतु आप लोग सब जानते हैं कि खेती का जो हमारा पारंपरिक खेती है उसमें हमें उतना अच्छा व्यवसाय या उतना अच्छा इनकम नहीं हो रही है। तो ये अब दिन बड़े पीछे हो गए कि हम लोग अभी भी उसी तरह का कार्य कर रहे हैं जिसपे हमें इनकम कम हो रही है। आप लोगों को इसको धीरे स्टेप बाय स्टेप इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं सीधा स्कीम्स के ऊपर आता हूँ। आप अगर उद्यान विभाग से मेरा सबसे पहला हमारा उद्यान विभाग का फल पौधों की जो हमारे बगीचे होते हैं वो लगाना हमारा मेन है। तो अभी एक सर्दी का भी सीजन हमारा भी खत्म होने जा रहा है, क्योंकि इसमें काफ़ी प्लांटेशन का ये वक्त होता है हमारा। परंतु बड़ा दुख की बात है कि अभी भी सिल्ला घाट जडेरा बहुत कम लोग हैं जो कि अभी इस व्यवसाय के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। क्योंकि मुझे भी इस जिला में लगभग सारा समय बीत गया मेरा, परंतु अभी आपका बहुत ज़्यादा कम इसमें पार्टिसिपेशन होता है हमारे कार्यों में। परंतु आपको जबकि यहाँ की जलवायु जो कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति है वो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह से कोई इसके लिए आपको उपयुक्त नहीं है। तो फिर भी कोई बात नहीं, आप कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अभी भी क्योंकि अब विंटर सीजन लगभग ओवर हो गया, अभी मैं आपको ये नहीं बता सकता हूँ कि आप कौन कौन से पौधे मैं आपको दिला पाऊंगा। अभी आप लेट हुए हैं तो आपको अब अगले साल का वेट करना पड़ेगा। परंतु बीच में एक हमारा बरसात का सीजन भी आता है, उसमें भी हमारी कुछ प्लांटेशन होती है। हम चाहेंगे कि उस समय के जो फल पौधे लगते हैं हम उसके लिए आपको तैयार करें। मेरे साथ प्रधान साहब का सहयोग रहेगा और जो जो की डिमांड होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। परंतु उसके अलावा फल पौधों के अलावा जैसे कि यहाँ का जितना भी लोकल लोग हैं वो और तरह के कार्य भी कर सकते हैं। जैसे कि मधुमक्खी पालन का भी एक बड़ा अच्छा हमारे पास योजनाएं हैं। मधुमक्खी पालन की देखा जाए तो अभी इस वक्त फंड्स की कोई कमी नहीं है। 2 या 3 स्कीम्स हमारी ऐसी हैं मधुमक्खी पालन में। मुख्यमंत्री मोहन प्रकाश योजना है, इसके अलावा हमारा एक वन बंधु कल्याण योजना है, उसमें मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने का हमने इस बार टारगेट बनाया हुआ है। और मेरा टारगेट जो आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा कि वो टारगेट होगा कि हम जितने भी ये अगर वन बंधु उसमें आती होगी, अगर एसटी क्लस्टर में आता होगा ये पंचायत, तो हम सभी को एक मड हाउस जैसे कहते हैं कि मधुमक्खी पालन को लोअर स्केल पे मिट्टी के घर बना के
3-3, 4-4 मड हाउस, जैसे हम कहते हैं कि मिट्टी के बी हाइव्स, मधुमक्खी के डिब्बे बना के देंगे, ताकि लोगों को मधुमक्खी पालन करने की आदत पड़े। और जो लोग छतों में, जो अपने दीवारों में मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, वो उसको डाइवर्ट करके उन बक्सेस में लाएं, ताकि उनको बार बार आप यूज कर सकते हैं। और उसमें फ्रेम सिस्टम हम अप्लाई करेंगे, ताकि उसमें शहद निकालना भी आपके लिए आसान हो। तो ये मधुमक्खी पालन का कार्य हम इसको अभी इस साल से शुरू करने, अप्रैल से हम स्टार्ट करेंगे। हम चाहेंगे कि उस वक्त जो भी हमारे जो आइडल या तो बागवान होंगे जिनके बगीचे हैं, हम चाहेंगे पहले प्रेफरेंस उनको देंगे जिनके बगीचे होंगे, क्योंकि मधुमक्खी पालन का परागकण पोलिनेशन के साथ सीधा डायरेक्ट रिलेशन है। जब तक मधुमक्खी पालन नहीं होगा, हमारा जो फल पौधे हैं उनमें उपज नहीं होती। तो हम पहले वो बागवान देखेंगे जिनके बगीचे हैं, उनके बगीचे में हम ये बनाएंगे, और फिर वो लोग देखेंगे जो दीवारों पर ये कार्य कर रहे हैं मधुमक्खी पालन का, उनको हम सहयोग देंगे। इसके अलावा दूसरे लकड़ी के बक्सेस के ऊपर कोई आना चाहता है जो कमर्शियल मधुमक्खी पालन है, जैसे कि जिसको कि हम बाहर माइग्रेशन करनी पड़ती है सर्दियों में, वो एपिस मेलिफेरा एक जो इटालियन बीज है, उसके लिए हमें माइग्रेशन करनी पड़ती है सर्दियों में। अगर उस तरह के कोई व्यवसायिक तौर पे काम करना चाहे मधुमक्खी पालन का, तो 50 बक्सेस के साथ उसे हम 80% तक, 75 टू लेके 80% तक अनुदान देते हैं। सपोज आपका अगर 3000 का डिब्बा अगर आप पड़ता है आपको विद मक्खियां, तो हम लगभग उसका 22-23 रुपये आपको वापस कर देंगे। तो 50 के साथ एक अच्छा कमर्शियल काम शुरू हो सकता है। इसके साथ ही जैसे कि मधुमक्खी पालन के साथ में आपको जो हमारा पुष्प क्रांति योजना है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश पुष्प क्रांति, फूलों को बढ़ावा देने का, वो भी इसके लिए काफ़ी अच्छा यहाँ एरिया हो सकता है। कि अगर उसके लिए आपको थोड़ा कम्युनिटी लेवल पे काम करना पड़ेगा, कम से कम यहाँ ज़्यादा नहीं तो 1500 से लेकर 2000 स्क्वायर मीटर के अगर पॉली हाउस स्थापित कर दिए जाएँ, वो पॉली हाउस स्थापित करने के लिए भी हम आपको 80% सब्सिडी देंगे। लगभग आपका फ्री ऑफ कॉस्ट वो पॉली हाउस बन जाएंगे। उसके बाद उसमें फूलों की खेती करने के लिए भी हम आपको 50% अनुदान और देंगे। तो लगभग आप थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन करके फूलों की खेती यहाँ से कर सकते हैं। और फूलों की खेती के लिए अगर ये चिन्हित हो जाए ये स्थान, तो यहाँ से सीधा मार्केट हमारा दिल्ली तक हम इसको फूलों के ले जाएंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये काम अगर प्रधान जी के उसमें से होगा तो ये मुश्किल नहीं है, इनके लिए काम मुश्किल नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि प्रधान जी से मेरी ये कि पुष्प 8 पंचायतों का ये हमें यहाँ पे पुष्प क्रांति की तरफ हम थोड़ा सा इनको क्योंकि अगर सर करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा पानी की यहाँ समस्या है। तो मुझे लगता है बगीचों के लिए आई थिंक पानी का बड़ा जरूरी है। वो जितने लोगों के पास पानी अपना अपना होगा, उनको हम ड्रिप इरिगेशन मतलब बूंद बूंद सिंचाई 80% पे देके बगीचे लगवाएंगे। जिनके पास जमीनें कम है, पानी कम है, उनको मधुमक्खी पालन और पुष्प क्रांति के साथ जोड़ेंगे। जो बच गए उनको हम जैसे हमारे माने जा रहे हैं उसके साथ भी लोग जुड़ सकते हैं। तो मेरा तो सिर्फ अभी इतने थोड़े टाइम में ज़्यादा मैं नहीं बता सकता आपको, परंतु मुझे जिसको भी इस तरह की कोई भी अपना पारंपरिक खेती से हटके कोई दूसरा कुछ करने का 80939516। तो आप ये मेरा नंबर नोट करके, क्योंकि स्टाफ की कमी है हमारे पास भी, मैं चिंता साहब को भी थोड़ा बताना चाहता हूँ कि मेरे पास जितना भी सब डिवीजन तो 8580939516। मैं प्रधान साहब को लिखा दूंगा, ये आपसे नाम मेरा प्रमोद शाह और मैं विशेषज्ञ उद्यान विभाग में कार्यरत हूँ। किसी तरह की आपकी कोई मदद कर पाऊँ इसके लिए मैं आगे समझूंगा। धन्यवाद। आपको सहारा योजना के बारे में कहा है, उसमें आपने करना क्या है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपने आशा को देने हैं। आशा जो है वो मेडिकल ऑफिसर को देगी, फिर मेडिकल ऑफिसर से बीएमओ को जाएगा और बीएमओ जो है वो फिर सीएमओ साहबान को भेजते हैं। सहारा में कुछ बीमारियां हैं जो इसमें कवर की जाती हैं। एक जो है कैंसर है, दूसरा जो है वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, पार्किंसन है, पैरालिसिस है, थैलेसीमिया है, इस तरह से बीमारियां हैं। और एक बेड रिडन जो बिस्तर से उठ ही नहीं सकते हैं और अपना रोज़ी रोटी नहीं कमा सकते हैं, उनका सिर्फ मेडिकल ऑफिसर से ये लिखवाना होता है कि ये बेड रिडन है, तो वो चल जाता है। इसमें पैरालिसिस होता है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है या कुछ हुआ है, तो वो सर्टिफिकेट दिखाने होते हैं। दूसरी बात ये कि एक 4 लाख के नीचे की इनकम होनी चाहिए उसमें। तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है। आशा को देना है, आशा के कई दफ़ा डायरेक्ट आ जाते हैं लोग, तो उनको फिर वापस जाना पड़ता है।
उसमें इनकम सर्टिफिकेट लगता है, आपके जो मेडिकल सर्टिफिकेट है ये लगता है, बाकी सारे लगते हैं उसमें, कहाँ से हैं, कहाँ के रहने वाले, हिमाचली सर्टिफिकेट भी लगता है उसमें, यही है उसमें। निवेदन करूँगा बैठने हमारे डॉक्टर रुचि जी बीच में हैं, ये भी अपने योजनाओं के बारे में बताएं। आदरणीय सर, अन्य अधिकारी, प्रधान पंचायत प्रधान श्री जी एवं अन्य जनप्रतिनिधि एवं सारी जनता को नमस्कार। मैं पशुपालन विभाग से जुड़ी कुछ गोट यूनिट्स, बकरियों की इकाइयाँ प्रदान की जाती हैं, जैसे 2+1 की, 4+1, 10+1 की। उसमें आपको 60% अनुदान मिलेगा विभाग की ओर से एवं 40% जो है वो आपका अपना शेयर होगा। इसमें जो रिक्वायरमेंट्स है वो ये कि आपकी जो सालाना इनकम है वो 2 लाख से कम होनी चाहिए एवं आप इसमें रुचि रखते हो, आपके पास शेड बना हुआ होना चाहिए, आप उनको बेच नहीं सकते 1 साल तक। ये इसके मुख्य जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके अलावा हमारी और जो स्कीम्स है, जैसे पोल्ट्री से रिलेटेड डिपार्टमेंट डे ओल्ड चिक्स डिस्ट्रीब्यूट करता है, 1 दिन के चूज़े डिस्ट्रीब्यूट करता है। वो मतलब उनकी अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट रहती है 25-26 रुपीज़ पर बर्ड, वो देता है। उसके अलावा 200 चूज़ों की भी स्कीम चलती है, जिसमें अनुसूचित जाति के बेनिफिशरीज इसका लाभ उठा सकते हैं। उसमें आप BPL में होनी चाहिए, आपके पास शेड होना चाहिए, बाकी आप अनुसूचित जाति से संबंधित होने चाहिए। उसमें कोई भी बेनिफिशरी का शेयर नहीं है, सब कुछ डिपार्टमेंट देगा और ट्रेनिंग भी करवाएगा साथ में आपको। उसके अलावा हमारी एक प्रेगनेंसी राशन की भी स्कीम है, वो उसमें 2 तरह से चलती है, एक जनरल BPL के लिए और एक SC BPL के लिए, जिसमें आपका जो भी गाय है, भैंस है, वो अंतिम तिमाही की गर्भिण होनी चाहिए, प्रेग्नेंट होनी चाहिए, तो आपको 50% सब्सिडी पे प्रेगनेंसी राशन मिलता है डिपार्टमेंट की ओर से। 50% शेयर जो है वो आपका होगा। उसमें BPL मस्ट है। और एक स्कीम उसमें ये चलती है जो जनरल बेनिफिशरीज़ के लिए, जो जनरल जाति से, सामान्य श्रेणी से जो संबंधित है, बाकी है जो SC कैटेगरी से संबंधित है। उसके अलावा हमारी भेड़ से भी रिलेटेड, शीप से भी रिलेटेड, रैम से भी रिलेटेड चलती है, जिसमें रैम डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है कि जो भी बेनिफिशरी है वो ST कैटेगरी को, अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने चाहिए, साथ में उनके पास 50 फीमेल भेड़ें होनी चाहिए। अगर वो ये रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो 60% सब्सिडी पे उनको रैम डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। बाकी आजकल जो सबसे ज़्यादा चल रही है वो हमारी किसान क्रेडिट कार्ड चल रहा है। इसमें जो हमारा रोल है वो बैंक के साथ मिल के चल रहा है। हमारा इसमें ये है कि जिन लोगों ने पशु पाल रखे हैं, गाय या भैंसें, उन पे इनाफ की टैगिंग हुई है। आप क्या कर सकते हैं कि आपने अपनी फ़ोटो लानी है, एनिमल के साथ टैग दिखना चाहिए, फॉर्म हमारे पास भरा जाएगा, तो उस हिसाब से आपको उसके लालन पालन के लिए एक एस्टिमेट कॉस्ट हम बना के देंगे और बैंक आपका क्रेडिट कार्ड बनाएगा। ये स्कीम हमारी आजकल मुख्यतः चल रही है। धन्यवाद। सुन रहे हैं ना, ये सब्सिडी ये सरकार की तरफ से फ्री दी है कुछ चीज़ें, तो जो भी इनके लेने हैं ना, तो किसी को चाहिए तो जाके मिल रहे विभाग से, है ना। ये जो यहाँ पर बताया जा रहा है वो एक प्रारंभिक जानकारी है, परंतु अगर इसका अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो विभाग में जाकर के अपना वक्तव्य रखें। मंच पर हमारा विभाग तो धरातल से चलने वाला विभाग है। जब बच्चा माँ की गर्भ में आ जाता है उस समय से ही हमारा विभाग जो है उस माँ के पीछे लग जाता है। और मुझे कई बार ऐसा देखने में मिला है कि कुछ महिलाएं जो अपनी उस गर्भावस्था में भी अपना ध्यान नहीं रखती है, जिस कारण जो वो खुद भी कमज़ोर हो जाती है और बच्चा भी उसका कमज़ोर पैदा होता है। तो मैं महिलाओं से मैं एक महिला होने के नाते मैं आप सभी महिलाओं से ये एक आग्रह करना चाह रही हूँ कि जैसा ही आपके गर्भ में बच्चा आ जाता है उस समय से ही आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने बच्चे का ध्यान रखें और 90 से 150 दिन के अंदर अंदर जो है अपने आप को रजिस्टर करवाएं। आप किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और साथ साथ में अपना टीकाकरण करवाएं। जिस महिला का पहला बच्चा होगा हमारा विभाग उस महिला को 5,000 रुपये की राशि भी प्रदान करती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना स्कीम है हमारे पास। ये तो रजिस्ट्रेशन करवानी है पहले बच्चे की और उसके बाद अपना जो टीकाकरण होगा उसको भी समय पर करवाना है। फिर बच्चा जब पैदा हो जाएगा उसके बाद भी बच्चे को 3.5 महीने तक टीकाकरण हो जाता है। 3.5 महीने के बाद
भी उसको टीकाकरण करवाना है, तभी आपको 1000, 2000 और 2000 यानी कि 3 किस्तों में 5000 रुपये के जो है आपके खाते में मिलेंगे। और साथ में आंगनबाड़ी से रिलेटेड भी मैं बात करना चाहूँगी कि लोगों ने आजकल महिलाएं देखा देखी में अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जो है प्राइवेट स्कूलों में या सरकारी स्कूलों में भेज रही हैं। तो मैं महिलाओं से ये आग्रह करना चाह रही हूँ कि अपने बच्चों को कम से कम 5 साल तक तो आंगनबाड़ी में भेजें, क्योंकि ये बच्चे का समय इतना समय जो है ज़रूरी समय पीरियड होता है कि इस समय अगर बच्चे की ग्रोथ सही ढंग से नहीं हो पाती है तो पूरी ज़िंदगी वो बच्चा जो है ऊपर नहीं उठ पाता है। और हमारी आंगनबाड़ी में खेल खेल में ही जो है वो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनको सारी चीज़ें वो सिखा देती हैं जो उनको सीखनी चाहिए होती हैं। लेकिन महिलाएं देखा देखी में अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेज रही हैं, वहाँ पे जो बस्ते का बोझ जो है वो बच्चों के दिमाग पे पड़ रहा है और बच्चों को होमवर्क का बोझ भी वहाँ पे पड़ता है, जिस कारण बच्चे की सही ढंग से ग्रोथ नहीं हो रही है। तो मेरी यही आप लोगों से यही एक आग्रह रहेगा कि अपने बच्चों को आंगनबाड़ी में भेजें ताकि हमारी आंगनबाड़ियाँ भी सही तरीके से चल पाएँ और हमारी आंगनबाड़ी वर्कर्स भी सही ढंग से काम कर पाएँ। इसके अतिरिक्त हमारे पास बहुत सारी स्कीमें हैं। एक है बेटी है अनमोल योजना, ये मेरे को लगता है चल नहीं रहा है ना, बेटी है अनमोल योजना। बेटी है अनमोल योजना में जो बीपीएल परिवार में जन्मी 2 बच्चियों को हम 12-12 हज़ार रुपये की एफडी बना कर देते हैं। और उसके बाद वो बच्ची जब स्कूल में जाती है तो उस बच्ची को पहली क्लास से लेकर के कॉलेज जाने तक हम अलग अलग क्लास वाइज जो है स्कॉलरशिप भी उसको प्रदान करते हैं। मेरे पास कुछ एफडीज में लाई भी हूँ। मैं उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं बात भी करूँगी, जिसकी एफडी बनी होगी वो मेरे से ले लेंगे, मैं लाई हूँ वो एफडीज। और उसके बाद एक मुख्यमंत्री कन्यादान योजना स्कीम है हमारी, उसमें किसी लड़की के पिता की मृत्यु हो चुकी है और उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं और महिला की 35,000 रुपये से कम इनकम है, तो उस लड़की की शादी पे हमारा विभाग 52,000 रुपया जो है वो उसको देता है, शादी के लिए प्रदान करते हैं हम 52,000 रुपये। और उसके लिए सिर्फ एक उसको अपना इनकम सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है और मैरिज का सर्टिफिकेट लगाने पड़ते हैं कि कब उनकी मैरिज हो रही है। ज़्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं है। कोई भी अगर आप लोगों को ऐसा जरूरत पड़ती है तो आप हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से बातचीत कर सकते हैं इसके बारे में। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आपको पूरा उसका विस्तार पूर्वक समझा सकती है। और एक है हमारे पास प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, उसके बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। एक हमारे पास स्वयं रोजगार योजना भी है, जो कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनको अपना गुजारा करने के लिए जो है वो मुश्किल होती है और वो अगर सिलाई का कार्य करती है या मुर्गी पालन का कार्य करना चाहती है या कोई चाय की दुकान खोलना चाहती है, तो इस तरीके से हम जो है 5,000 रुपये की राशि जो है एक मुश्त में उसको प्रदान करते हैं। उसके लिए भी कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो फॉर्मेलिटीज जो है वो हमारी कार्यकर्ता आप लोगों को बता सकती हैं। और इसके बाद एक मदर टेरेसा योजना है, उसमें भी अगर महिला का पति की मृत्यु हो चुकी है और उसके 2 बच्चों को 6-6 हज़ार रुपया सालाना उस बच्चे की परवरिश के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए हमारा विभाग देता है। एक हमारे विभाग द्वारा एक सशक्त महिला योजना भी चलाई गई है, उसमें 11 से 18 वर्ष की लड़कियों के लिए और 19 से 45 साल की महिलाओं के लिए जो है कार्य करने के लिए और उनको सशक्त बनाने के लिए ये योजना का शुभारंभ हुआ है। और इसमें हमारे महिला केंद्र भी बनाए गए हैं पंचायत लेवल पर। वहाँ पर हमारी क्वार्टर बेस पर के एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में अगर आप किसी को भी लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी, बाकी हम स्कीमों के बारे में भी वहाँ बताते हैं। और जो बच्ची अगर जिसकी 90% से ऊपर मार्क्स लेती है तो हमारे विभाग द्वारा उसको 5,000 रुपये राशि भी प्रदान की जाती है। वो हम एजुकेशन वालों से लेते हैं उनका नाम बच्ची का और उनको 5,000 रुपये देते हैं। इसके अतिरिक्त तो अगर कोई लड़की M.Tech, B.Tech या कोई MBBS कर रही है तो उसके लिए भी हर साल 5,000 रुपये का जो है स्कॉलरशिप जो हमारा विभाग देता है। इसके अतिरिक्त एक और स्कीम है जो छोटे बच्चे, जैसे कई बार कोई बच्चा अनाथ हो जाता है, उनके लिए आश्रम भी हमारे पास है। आश्रमों में भी उनको बिठा देते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि वो आश्रमों में ना भेज करके उन बच्चों को
कोई अडॉप्ट कर लेता है कि मैं पालन पोषण करूंगा, मैं इसका चाचा हूँ, मैं इसका मामा हूँ या मैं इसकी मासी हूँ, मैं इस बच्चे को पालन पोषण खुद करूंगी और मैं इस बच्चे को आश्रम में नहीं भेजूंगी, तो उस बच्चे के लिए 2300 रुपया इनके 300 रुपये की उसकी एफडी बना देते हैं और 2000 रुपये की राशि जो है वो हमारे विभाग द्वारा उसको उसके पालन पोषण के लिए हर महीने दिए जाते हैं। ये स्कीमें हमारी है। और बाकी आपको आंगनबाड़ी का राशन, आंगनबाड़ी में और भी है जो बच्चों की एजुकेशन के लिए, बाकी हमारा पोषण अभियान भी है। पोषण अभियान में भी बच्चे के 1000 दिन का के ऊपर जो है हम लोग जोर दे रहे हैं। 1000 दिनों में 270 दिन उस महिला की डिलीवरी तक, 2 साल तक के बच्चे का पूरा पालन पोषण करने के लिए, क्योंकि मेंटल डेवलपमेंट 85% जो है 2 साल तक के बच्चे की हो जाती है। अगर 2 साल तक के बच्चा जो है वो बिल्कुल सही ढंग से पालन पोषण होता है तो आगे जाकर के किसी भी समय उसको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। तो ये सारी स्कीमें हैं। कुछ मैं आप लोगों से एक सामाजिक इशू भी रखना चाह रही हूँ, अगर इजाज़त हो सर। तो एक हमारे को देखने में आता है कि तीसरे दिन हमारे को सुनने को मिलता है कि कोई लड़की, जैसे 12-14 साल की लड़कियां हैं या 15 साल की लड़की है, भाग के चली जा रही है। अभी बनोता में हुआ, एक बच्ची पैदा करके वहाँ छोड़ के चली गई थी और वो उसको पता चला कि वो +1 की लड़की थी। अभी पुलिस वाले उसकी कर रहे थे तहकीकात। तो इस तरीके से मैंने देखा है कि बहुत सारी लड़कियां जो भाग रही हैं। अगर कई बार मैंने 1-2 प्रधानों से बात की तो मैडम आप उनको पकड़ो। जब प्रधान लोग वहाँ बैठे हैं, उनको पता है कि हमारे गाँव में क्या हो रहा है, तो मैं आप लोगों से ये आग्रह करूँगी कि कृपया उन लोगों को, उन लड़कियों को समझाने की या काउंसलिंग करने की बहुत आवश्यकता है। वैसे मैं भी कैंप लगाने जा रही हूँ, मैं भी लड़कियों की काउंसलिंग करूँगी, उनको समझाऊँगी कि वो अपनी हेल्थ का, पहले तो अपने हेल्थ का ध्यान रखें और ये सब चीज़ें जो है वो बात की हैं, क्योंकि ये हमारे लिए एक शर्मनाक चीज़ जो है वो हमारे समाज के लिए है। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं आप लोगों से आग्रह कर रही हूँ। धन्यवाद सर। बात भी है कि बहुत सारे लोग बिजली विभाग के बारे में पूछते हैं कि शायद कोई BPL परिवारों के लिए फ्री मीटर लगेंगे या कोई और सुविधा है, तो भी बताएं प्लीज। किसी के स्ट्रेंथ, आपके कहीं वोल्टेज डाउन आती होगी कहीं पे, या फिर खंबे से तार नीचे आ रहा होगा, है ना। तो ये सारे मंच पर मौजूद हमारे तेज तरार प्रशासनिक अधिकारी शिवम प्रताप सिंह IAS इनका धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस हॉल में सभी विभाग को एकत्रित करके जो विभाग की स्कीम थी वो आपके सामने रखने के लिए हमें मौका दिया। तो ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि इन जैसे अफसर हमारे बीच चंबा में एक इंटीरियर बेल्ट गिनी जाती है, चंबा में कार्यरत है। तो मैं बिजली विभाग में हमारे जो सरकार की तरफ से स्कीम चली हुई है मुख्यमंत्री रोशनी योजना, तो इसमें हमारे जो BPL से रिलेटेड सदस्य होते परिवार हैं या जिनकी वार्षिक आय जो है 35,000 से कम हो, उनके लिए ये योजना चलाई गई है। हमारे पास 212 कनेक्शन पहले आए थे जिनका टारगेट मार्च तक रखा था, पर हमने दिसंबर में अचीव कर लिया था। फिर दोबारा से 75 कनेक्शन और आए हुए हैं, जिसमें से 49 कनेक्शन लग चुके हुए हैं। 26 कनेक्शन अभी हमारे पास है। तो SDM साहब ने पहले ही बोला था कि इनके लिए करो, तो हमारे 20-22 कनेक्शन अभी जनवरी के दौरान फाइल आई है, उसमें दे दिए हमने। तो 26 कनेक्शन है। अगर आपसे रिलेटेड कोई है तो पंचायत से तो आकर मिल सकते हैं, फाइल जो भी फॉर्मेलिटी है पूरी करके दे सकते हैं। तो सबसे पहले आय प्रमाण पत्र, जिनकी वार्षिक आय जो 35,000 से कम हो, इसके लिए पात्र हैं। और उनको जो लोड जो है घर का लोड 2 किलोवाट से कम होना चाहिए। बस हमारी बिजली बोर्ड की यही स्कीम है। और खासकर मैं बिजली का जो हमारे इतने दूर दराज एरिया से आते हैं, बिजली का बिल जमा कराने के लिए लोग आते हैं, कई बार उनको भी दिक्कत होती है। तो मैं चाहूँगा कि वो भी ऑनलाइन, आजकल जो डिजिटल इंडिया चला हुआ है, सभी के पास स्मार्ट मोबाइल चले हुए, तो आप भी ऑनलाइन बिल जमा करा सकते हैं। जो हमारी HPSCB ऐप है, उसमें ऐप को डाउनलोड करके अपना जो कंज्यूमर ID होती है 12 डिजिट, उसको लिंक करके पे कर सकते हैं, तो जिससे कि आपका भी समय बच सकता है। धन्यवाद जी। यहाँ पर अधिकारी, कर्मचारी व यहाँ के स्थानीय प्रधान और 7 दूसरी पंचायतों के प्रतिनिधि, मेरे किसान भाई और बहनों, मैं जो अपने
कृषि विभाग में जो सरकार द्वारा स्कीमें चलाई जा रही है उसके बारे में समय कम होने की वजह से स्कीमों का विस्तार करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं शॉर्ट में बताऊँगा, क्योंकि आज समय की पुकार है। कृषि विभाग को और किसान भाइयों बहनों को मिल के काम करने की ज़रूरत है। जैसे आप जानते हैं कि हमारा कृषि क्षेत्र, जो हमारी खेती योग्य ज़मीन है, वो कई कारणों से कम हो रही है। चाहे वो रोडें बन रही है, चाहे भूमि कटाव हो रहा है, चाहे मकान बन रहे हैं, परिवार का डिवीज़न हो रहा है, हमारी आबादी जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो हमें साइंटिफिक तरीके से खेती करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा जो अनाज या सब्जियां हैं उसकी पूर्ति कर सकेंगे। तो विभाग में कम से कम प्रदेश सरकार द्वारा 15 स्कीमें किसान हित के लिए चलाई जा रही हैं और 10-12 स्कीमें जो है केंद्र की प्रदेश में चलाई जा रही है। तो मैं इनमें मुख्य स्कीमें जो हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। जैसे आज एक समस्या हो गई है, हमारे किसान भाई खेती छोड़ रहे हैं, आवारा पशु हो गए, जंगली जानवर हो गए, तो उसके लिए मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना है। उसमें विभाग जो है 70% विभाग सरकार का पैसा लगता है और 30% जो है वो किसान भाई का पैसा लगेगा। तो जो किसान भाई जिनकी ये समस्या है तो वो विभाग से संपर्क कर सकते हैं। दूसरी, एक विभाग द्वारा जो किसान मशीनरी में काम कर रहे हैं उसमें किसी की डेथ हो जाती है या किसी का अंगहीन हो जाता है, उसके लिए 10,000 से लेकर 3,000 तक जो है सरकार सहायता प्रदान करती है। 3 लाख तक, 10,000 से 3 लाख का मतलब ये हुआ कि अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको 3 लाख मिलेगा। अगर उसकी थोड़ी चोट आती है तो 10,000 मिलेगा। बाजू टूटता तो इस हिसाब से कैटेगरी बनाई गई है। फिर पॉली हाउस की स्कीमें हैं, अगर कोई नया बनाना चाहता है तो उसमें विभाग 85% जो है अनुदान देता है और सिर्फ 15% किसान का उसमें शेयर रहता है। और जैसे आजकल किसान जो है ट्रैक्टर ले रहे हैं, तो जो हमारा पावर वीडर 8 हॉर्स पावर तक है उसमें हम 25,000 अनुदान किसान को प्रदान करते हैं। और बहुत सी स्कीमें हैं विभाग की जो किसान हित के लिए चलाई जा रही है। और मेरा एक अनुरोध ये रहेगा कि सरकार चाह रही है कि सभी किसान भाई अपना क्रेडिट कार्ड जरूर बनाएं, अपनी खेत की मिट्टी की जांच जरूर करवाएं, क्योंकि हमें तभी पता लगेगा कि हमारी मिट्टी में कौन से तत्व मौजूद है और किन किन तत्वों की जरूरत है। तो विभाग में बहुत सी स्कीमें हैं, समय ना होने की वजह से थोड़ा जल्दी में, कई बार दिमाग में ज़्यादा होता है, समय कम होता है, तो उसका व्याख्यान करना कठिन हो जाता है। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि 10 स्कीमें केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं और 15 स्कीमें प्रदेश सरकार की किसान हित के लिए चलाई जा रही हैं। तो मेरा अनुरोध ये रहेगा किसान भाइयों से कि उन स्कीमों का कृपया करके फायदा लें। धन्यवाद। ये भी कुछ जानकारी दें। आदरणीय उपमंडलीय अधिकारी, इसके अलावा मैं शैलेश पॉल सूद, उपमंडलीय भू संरक्षण अधिकारी, चंबा में हम बैठते हैं। तो 3 डिवीज़न जो हैं, चंबा, महला और तीसा, यहाँ पे हम
भू संरक्षण की जो भी स्कीमें हैं उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उनको लगा रहे हैं, तो उनके बारे में मैं थोड़ी सी आपको विस्तृत जानकारी देना चाहता हूं, ताकि आप भी अपने जडेरा पंचायत में यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट कर सकें या उसको क्रियान्वित कर सकें। तो सबसे पहले जो राष्ट्रीय स्तर पर जो 2 महत्वपूर्ण योजनाएं हमारे कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही हैं, उसमें सबसे पहले है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस योजना के अंतर्गत हम सामुदायिक स्तर पर सरकार के द्वारा जो हमें फंड आता है, पैसा आता है, उसके तहत टैंक बनाते हैं। जो किसान हैं जिनकी ज़मीन मतलब ग्रुप में इकट्ठा होकर कम से कम 30 या 35 बीघा हो, वहाँ पर हम एक टैंक इरिगेशन स्कीम या जल की स्कीम बनाते हैं, जिसमें हम टैंक लगाएंगे, साथ में जहाँ पे स्रोत होगा वहाँ से पाइप से पानी खींचकर उस टैंक तक लाया जाता है और आगे टैंक के आगे चैम्बर बनाए जाते हैं और पूरे खेत में पानी पहुँचाया जाता है। उसके लिए 100% जो व्यय किया जाता है वो कृषि विभाग द्वारा, कृषि विभाग के भू संरक्षण जो एक उसका यूनिट है उसके द्वारा किया जाता है, और इसमें किसान से कोई पैसा नहीं लिया जाता है। ये मुफ्त में किसान को योजना दी जाती है, जिससे उसके खेत में जहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहा है तो दूर स्रोत है वहाँ से पानी खींचकर वहाँ लाया जाता है। ये पहली स्कीम है। इसके अलावा जो दूसरी स्कीम है वो एक नई स्कीम सौर की हमारे विभाग द्वारा शुरू की गई है, भू संरक्षण द्वारा, प्रधानमंत्री किसान सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जिसको इंग्लिश में PM कुसुम बोला जाता है। इस योजना के अंतर्गत 85% अनुदान किसानों को दिया जा रहा है। इसमें क्या होता है कि सिर्फ किसानों से 15% हम पैसे लेते हैं और 85% अनुदान विभाग द्वारा उनको दिया जा रहा है। इसमें मान लो कि आपका खेत ऊपर है, हाइट पे है, ऊंचाई पे है, और पानी का स्रोत नीचे है, खड्ड है, जैसे यहाँ कई खड्डे होते हैं, और पानी आपने खेत तक पहुँचाना है। नीचे से अब कैसे ले जाएं ऊपर, क्योंकि ग्रेविटी में तो पानी नीचे आ जाता है, पर नीचे से ऊपर कैसे ले जाएं। इसके लिए कृषि विभाग ने माननीय मोदी जी की अध्यक्षता में ये जो नई स्कीम लॉन्च की गई थी PM कुसुम, इसमें ये बताया गया है कि जो किसान है उनकी आर्थिक सहायता करने के लिए ये योजना लागू की गई। इसमें जो सौर के पैनल हम कृषि विभाग द्वारा लगाते हैं, और इसके अलावा पंप जो होते हैं 3 HP, 2 HP, 5 HP, 7.5 HP और 10 HP, इतनी कैपेसिटी के पंप कृषि विभाग देता है। उसमें किसान से कोई किसान की बॉदरेशन नहीं होती है, सारा हम कंपनी के थ्रू करवाते हैं, और गांव में नीचे से पानी को लिफ्ट किया जाता है और किसान के खेतों तक पहुंचाया जाता है। इससे किसान को ये फ़ायदा है, तो उसका बिजली का खर्चा बचेगा, सोलर यानी सौर से चलेगा वो, तो किसान का काफ़ी इसमें फ़ायदा होता है, उसके खेत में पानी भी आ जाता है और उसके अलावा उसका जो बिजली का खर्चा है वो भी इसमें बच जाता है। इसके अलावा एक और हमारी स्कीम है जो राज्य स्तर पर चलाई जा रही है, जल से कृषि को बल योजना। इस योजना के तहत सामुदायिक स्तर पर, जैसे पहले मैंने बताया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वैसे ही एक योजना है जल से कृषि को बल योजना। किसान की आर्थिक की सुदृढ़ करने के लिए किसानों को टैंक दिया जाता है, टैंक इरिगेशन स्कीम, और वो भी सरकार द्वारा 100% व्यय सरकारी खजाने से किया जाता है, किसान से एक पैसा नहीं लिया जाता है। जल से कृषि को बल योजना में किसानों को टैंक दिया जाता है, पाइप दी जाती है और उनके खेतों में पानी पहुंचाया जाता है। उसके अलावा उनके खेतों में सूक्ष्म सिंचाई योजना भी दी जाती है, जिसमें टपक सिंचाई यानी ड्रिप और स्प्रिंकलर जो गोल से घूमते हैं, जिससे आपके पूरे खेत में पानी पहुंचाया जाता है, और ये 100% मुफ्त किया जाता है। इसके अलावा एक और हमारी 100% की योजना है प्रवाह सिंचाई योजना, जिसको इंग्लिश में फ्लो इरिगेशन स्कीम बोला जाता है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में जो कुल्लों के स्रोत हैं या जो आपके गांव में कुल्लें हैं, जो पुरानी कुल्लें IPH या PWD की या कृषि विभाग की कोई कुल थी जो डिफॉल्ट हो गई है, जो अब नहीं चल सकती है, टूट चुकी है, उसकी मुरम्मत के लिए कृषि विभाग पैसे देता है, और ये 100% किसान से एक पैसा नहीं लिया जाता है। कोई भी आपकी कुल का कोई काम हो, आप हमारे विभाग में आए, उपमंडलीय भू संरक्षण अधिकारी का कार्यालय BDO ऑफिस चंबा से बिल्कुल ऊपर है, और आप अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हमारी कुल टूट चुकी है, हमें पानी की सख्त आवश्यकता है, तो हम उसका नवीनीकरण करेंगे, और ये इसमें किसान से एक पैसा नहीं लिया जाता है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई योजना, जिसमें 80% अनुदान कृषि विभाग दे रहा है, और ये भू संरक्षण जो हमारा विंग है उसके थ्रू ये हो रहा है, उसमें किसान से सिर्फ 20% लिया जाता है, और उनके खेत में जो टैंक बने हैं उसके आगे स्प्रिंकलर और ड्रिप
जोड़े जाते हैं और उससे पूरे खेत में पानी की बचत की जाती है। तो यही कुछ हमारी स्कीमें हैं जिनको हम अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैं SDM साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमें मौका दिया। धन्यवाद। मैं इनका भी स्वागत करता हूँ और आए और अपने स्कूल संबंधी जो भी बच्चों के रिजल्ट है उस बारे में रिपोर्ट दें। इस सभागार और समस्त इडेरा और कुचम्बी पंचायत के भाग बंधुओं, मेरा नाम मनीष शर्मा है। मैंने हाल ही 2 महीना पहले यहाँ स्कूल में ज्वाइन किया है और पिछले वर्ष का जो हमारे स्कूल का जो रिजल्ट रहा, सीनियर सेकेंडरी स्कूल जडेरा, इसमें 6th, 7th और 8th, 6th का 100% था, 7th का 92.59% था और 8th का 92.10% था। अच्छा, 9th क्लास का 100% था, 10th का 24.13% था। ये सर रिजल्ट तो बड़ा कम है ये। बोर्ड लगे ना जी, फिर बोर्ड की पहली जी बार बोर्ड का पहले जी। और 11th का 96% था और 10th का 78% था सर। आपका उत्थान में है, स्कूल नहीं है? नहीं सर, अभी तो नहीं। आपने ज्ञान के थ्रू पढ़ाना शुरू करा है अभी नहीं? नहीं जी। 24% तो बहुत ही कम। जो सर्दी की छुट्टियां पड़ती है उसके बाद फिर गैप रह जाता है थोड़ा ही बच्चों। नहीं नहीं, ये कोई पहला सर्दी का स्कूल नहीं है। नहीं सर, कुछ ऐसा लगता है मुझे। आप मेरे साथ एक काम करिए, आप मेरे साथ अभी वहाँ चलिएगा, ठीक है ना? मैं आपको एक पेन ड्राइव में हम करीब 33 स्कूल लिए हैं जहाँ पे उनका कम है, ठीक है? उसमें ज्ञान के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। आप डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस जाइए अभी, उनसे कहना कि मैंने कहा है कि इसको भी उत्थान में करें, ठीक है? उसमें क्या है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफ़ी इम्प्रूव होगी। आप प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत सभी परिवारों जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट गैस कनेक्शन दिया जा रहा है। तो आप लोग काइंडली पंचायत के थ्रू फॉर्म प्राप्त करके अपने सभी आधार कार्ड, राशन कार्ड और 2 फोटो और एक अकाउंट नंबर लगा के पंचायत सेक्रेटरी के माध्यम से गैस एजेंसी में जमा करवाएं। ID पासवर्ड पंचायत सेक्रेटरी को दे दिया है, तो आप वहीं से अपना राशन कार्ड अपडेट कराएं, इतनी दूर चंपाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लालू जयंती कर दो आप। और ये जो योजनाओं के बारे में हमने सुना है, ये कैसे कैसे इम्प्लीमेंट होनी है, कैसे कैसे इनको आगे लेके फील्ड में जाना है, इसको हमने विस्तार से सुना। लेकिन योजनाएं आई, वो भी हमने ध्यान से सुना। और इसके साथ साथ एक और बड़ा कानून आया है जो लगातार हिमाचल के अंदर अलग अलग तरह से संगठन जो थे वो काम कर रहे थे। हिमाचल वन अधिकार मंच की ओर से हमारे हसनदीन जी आए हैं, हिमाचल घुमंतु पशुपालक की ओर से हमें कुछ हमारे साथी हैं साथ में। इस कानून की क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है, ये बहुत जरूरी समझना है। ये कानून है क्या? योजनाएं, स्कीमें सब जमीन पर ही इम्प्लीमेंट होंगी। जमीन होगी तो सब कुछ होगा। आज हमारी जो जमीन है, जिस जमीन पे हम टहल रहे हैं, चलत फिरत कर रहे हैं, अपने पशुओं को घास ला रहे हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए जड़ी बूटियां ला रहे हैं, गुच्छियां ला रहे हैं और बहुत सारी ऐसी गौण उत्पादन जो है वो हम जंगलों से लेकर के आ रहे हैं। लेकिन उस जंगल पे हमारे जो अधिकार हैं, जिन अधिकारों को लेकर के हमने जिंदा रहना है, जीवित रहना है और जीवित रहते चले आए हैं, उस कानून की बात जो है वो बहुत ज़रूरी है। और वो कानून है वन अधिकार अधिनियम 2006, जो अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी के नाम से जाना जाता है। और उस कानून की अनदेखी जो की गई वो हमारे द्वारा की गई, आम पब्लिक द्वारा। हमने आज तक इस कानून को जरूरी नहीं समझा
कि ये कानून क्यों जरूरी है, इसके पीछे क्या मंशा है, क्या होना है, इसके ऊपर हमने ज़्यादा मंथन नहीं किया। लेकिन आज हम हर नागरिक, हर पशुधन वाला जो आदमी है, वो जब अपनी मलकीती ज़मीन से निकलता है तो पहला पाँव जो वो जंगलात की ज़मीन पे रखता है। और वो जंगलात की ज़मीन, जिस ज़मीन से आज तक हमें डर लगता है, नाम सुनते हैं हम कि कौन आ गया भाई जंगलाती, कौन आ गया फॉरेस्ट वाले, उस ज़मीन का बंदोबस्त होना है। उस ज़मीन के ऊपर जो कानून बना है जिसका नाम है वन अधिकार कानून 2006, और इस कानून में साफ जिम्मेवारी जो है वो हम लोगों की है, आम पब्लिक की है। इसके लिए कोई जिम्मेवारी वाला आदमी प्रशासनिक तौर पे नहीं होगा, पहले हम होंगे, बाद में होगा प्रशासन। अगर हम इस कानून को समझेंगे तब प्रशासन हमारे साथ आएगा। अगर हम इस कानून को नहीं समझेंगे प्रशासन भी हमारे साथ नहीं आएंगे। हम खुश नसीब हैं, हम आज खुश नसीब हैं कि चंबा जिला के अंदर हमारे एसडीएम महोदय जी ने दोबारा से इस वन अधिकार कानून को लेकर के पहल की है। और लगातार 2008 से 2006 में कानून बना और 2007 में भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ और 2008 में 1/1/2008 को वन अधिकार नियम लागू हुए और 2012 में 6/9/2012 को इस कानून का संशोधन किया गया और वन अधिकार नियम लागू हुए। और उसके बाद हमारी पंचायतों में कमेटियां बनी, वन अधिकार कमेटियां, मोहल्ला लेवल पे हर पंचायतों में। और इसके बाद इस कानून की जब कमेटियां बनने लगी तो हम लोग बहुत उत्साहित थे कि इन कमेटियों में पता नहीं क्या होने वाला है। हमने बहुत जोश के साथ ये कमेटियां बनाई और उसके बाद ये कानून बंद कर दिया गया हमारे द्वारा। ये भी वैसा ही कानून है जैसा मनरेगा एक्ट है, आरटीआई एक्ट है, आरटी एक्ट है, वैसा ही फॉरेस्ट राइट एक्ट है। लेकिन इस कानून की पैरवी करने के लिए भी हमें आगे आना है और लागू करने के लिए भी हमें ही आगे आना है और इसको इस्तेमाल करने के लिए भी हमें यूज करना है इसको। तो इस तरह से इस कानून की जो शुरुआत हुई वो बना। लेकिन इसमें अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी नाम दिया गया इस कानून का। और इस कानून को बनाने के पीछे आदिवासी समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने संघर्ष किए, बनाया। लेकिन आज मेरा जो आदिवासी समाज, मेरी जडेरा का, मेरी पल्यूर का, मेरी सभी पंचायतों का जो आदिवासी समाज है वो आज इस कानून के होते हुए भी अपने आप का शोषण करवा रहा है, इस कानून के होते हुए भी। और इस कानून को अब हमने समझना है। अगर मैं इस कानून की और लंबी डिटेल लूंगा तो कम से कम मुझे 2.5 या 3 घंटे चाहिए, 2.5 या 3 घंटे अगर मैं इस कानून के ऊपर ही बोलूं सिर्फ। लेकिन मैं मोटी मोटी बात करूंगा कि इस कानून को हमने समझना है और आगे इसकी शुरुआत करनी है। अभी एसडीएम महोदय ने बताया कि हम कल ही एसडीएलसी की मीटिंग बिठाने वाले हैं और हम इस कानून को इस जडेरा में इस हॉल में इस कानून को लेकर के हमने काफी बार मंथन किया, काफी बार इस कानून को लेकर के इस हॉल के अंदर चर्चा की गई और काफी काम जो है वो किया गया इसी हॉल के अंदर। बहुत से मेरे साथी होंगे यहाँ पे बैठे हुए, जिसमें कि हमारे हसन जी आया करते थे, एक्स प्रधान मान सिंह जी थे और हमारी साथ में जो टीम है पालमपुर वाले साथी अक्षय जसरोटिया जी, वो भी यहाँ पे आते थे। एफआरए को लेकर के हमने काम किया। अभी इस काम को और आसान किया गया और आसानी से इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, फॉर्म को कैसे भरना है, उसके लिए हमारी जो प्रोसेस है वो हमने शुरू किया है। पल्यूर पंचायत की टिपरा मोहल की जो एफआरसी बनी थी, जिसका मैं सचिव हूँ, अपनी एफआरसी का हमने अपने दावे जो है वो उसमें भरे हैं। वो एसडीएलसी के पास हमारी फाइलें पहुंच चुकी हैं। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी आप सभी लोगों से कि वन अधिकार कानून की जो कमेटियां बनी है मोहल्ला लेवल की, वो कमेटियां जो है वो सुजाग हो जाएं। हमारा जहाँ पे आपको हमारी जरूरत पड़ेगी, प्रशासनिक अधिकारियों की जरूरत पड़ेगी, हम आपके साथ रहेंगे। और जहाँ पे जो
कमेटियां काम नहीं कर रही हैं, फंक्शन में नहीं है। खास करके मेरी अपनी पंचायत प्रतिनिधियों से रिक्वेस्ट रहेगा, हाथ जोड़ के विनती रहेगी कि FRA को हमने इम्प्लीमेंट करना है अपनी पंचायतों में। विकास का नाम जो है वो FRA है। हमारे रास्ते नहीं है, हमारी सड़क नहीं है, हमारी स्कूल की बिल्डिंग नहीं है। 2 तरीके के अधिकार है इसे वन अधिकार अधिनियम में, 3(1) और 3(2). 3(1) में इंडिविजुअल अधिकार दिए गए हैं, व्यक्तिगत अधिकार वो आम जनता के हैं, और 3(2) में सामुदायिक अधिकार, जिसमें कि हमारे मेन अधिकार जो रहेंगे, जिसमें कि हमारी स्कूल की बिल्डिंग, सड़क, आंगनबाड़ी भवन और बहुत सारी ऐसी योजनाओं के लिए जो 3(2) में आती हैं, उनके लिए 3(2) बना है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा जो काम हुआ वो 3(2) का हुआ। और हम ये चाह रहे हैं, हमारे एसडी महोदय भी ये चाह रहे हैं, अगर 3(2) का काम हुआ तो 3(1) का भी होना चाहिए। और 3(1) के जो काम है उसमें 2 प्रकार के अधिकार हैं हमारे जंगलों की जमीन में। एक अधिकार रहेगा इंडिविजुअल अधिकार, पर्सनल अधिकार, कि मैंने जंगलात की जमीन पे घर बनाया है, मैंने जंगलात की जमीन पे जमीन बनाई है, उसको आज मैं बीज रहा हूँ, उस पे मैं खेती कर रहा हूँ। एक तो ये अधिकार है। दूसरा अधिकार जंगलात की जमीन पे कि हम उस जंगलात की जमीन से जड़ी बूटी ला रहे हैं, चराई करने के लिए हमारे पशु जा रहे हैं, ठीक है, उस जंगलात की जमीन से हम गुच्छियां ला। और 33 प्रकार के अधिकार जंगलात की जमीन पे कितने अधिकार है हमारे? 33 प्रकार, जो कि लिखे हैं हमारे नक्शा अकबरतों वाजिबुल अर्ज में। वो सब हम उस जंगलात की जमीन से ले रहे हैं। और वो अधिकार जो है वो इस वन अधिकार अधिनियम में सेटल होने, उसके लिए क्यू फॉर्म जो है वो इंडिविजुअल आदमी के नाम से भरी जाएगी। जैसे कि मेरा नाम लाल सेन है तो वो अकेले मेरे नाम से नहीं भरी जाएगी, मेरी पत्नी का भी नाम आएगा उसमें, ठीक है जी। वो साझा अधिकार, दोनों पति और पत्नी का नाम पे ही उसको उसका अधिकार मिला जाएगा। और जो ख और ग फॉर्म भरी जाएगी उसमें हमारे साझे अधिकार गौण वन उत्पादन अधिकार होंगे। और हमारे जो मैंने बताया नक्शा अकबरतों वाजिबुल अर्ज में जो 33 प्रकार के अधिकार है वो उसमें बंदोबस्त किए जाएंगे। उनकी प्रक्रिया उनको आगे भरना है। साथ ही हसनुद्दीन जी भी कुछ बात रखेंगे उस उनके ऊपर कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो मेरा मोटी सी बात है कि वन अधिकार में हमारी जो धारा 3(2) में बताया गया है, जिसमें विद्यालय, औषधालय, अस्पताल, आंगनबाड़ी, उचित मूल्य की दुकान, दूर संचार लाइनें, अन्य लघु जलाशय, ठीक है जी, इस तरह की सिंचाई नहरें, ऊर्जा के स्रोत, ठीक है जी, बहुत सी ऐसी 12-13 जो योजनाओं के नाम मैंने लिए, स्कीमों के जो नाम लिए, ये हम उस वन अधिकार अधिनियम में अपनी FRC से पास करवा करके अपनी SDLC को भेज करके वो जमीन जो वो अपने विभाग के नाम पे करवा सकते हैं। इस कानून का ये फायदा है, ठीक है। और हमारे विभागीय तौर पर हमारे बहुत से ऐसे विकास के कार्य जो वो रुके रहते हैं, PWD विभाग के, एजुकेशन विभाग के, हमारे आंगनबाड़ी के भवन नहीं बने हैं। तो ये सब जो है ये वन अधिकार अधिनियम कानून के तहत जो है ये सेटलमेंट होना है। सिंपल सी भाषा कि माल बंदोबस्त जो पहले किया गया रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा किया गया, ये तो सब जानते हैं ना जी, जानते हैं या नहीं? जो हमारी मलकीती जमीन थी उसका बंदोबस्त हुआ या नहीं हुआ? हुआ। अब जंगलात की जमीन का बंदोबस्त है। अब इस कानून के तहत जंगलात की जमीन का बंदोबस्त होगा। और करेगा कौन? हम लोग, वन अधिकार कमेटियां। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, एसडी महोदय ने हमें काफी बार कहा आपको जो जरूरत रहेगी हम आपके साथ हैं। हम अपने प्रशासनिक तौर पे जिन लोगों की, पटवारियों की, फॉरेस्ट गार्डों की, फॉरेस्ट के किसी भी अधिकारी की जरूरत रहेगी या रेवेन्यू के अधिकारी की जरूरत रहेगी तो वो हम भेजेंगे। और शुरुआत तो हमें करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे फास्ट एंड सबसे लास्ट काम रहेगा हमारा वन अधिकार अधिनियम का। तो इसके लिए हम ये चाह रहे हैं कि हमारी इन पंचायतों में जडेरा, चंबी, सिलाघराट, घगरोथा, कैला, पनोई, ब्रोर, इन पंचायतों में कम से कम एक एक पंचायत की एक एक मोहल को फोकस किया जाए, जहाँ पे कि हम आपका सहयोग करेंगे, हम आपको डॉक्यूमेंट्स का सहयोग करेंगे, मानचित्रों का सहयोग करेंगे और भी जानकारी का सहयोग करेंगे। और उन FRCओं को पकड़ करके काम को आगे बढ़ाना है। क्योंकि 31 मार्च के बीच का जो ये मार्च का जो महीना है,
ये हम पंचायत प्रतिनिधियों के लिए न्यूट्रल का महीना है, इसमें हमने न्यूट्रल रहना ही है, हम खुद ही जानते हैं क्योंकि आगे 31 मार्च क्लोज है। तो एक महीना हमारे पास अभी पंचायतों के जो एग्रीमेंट है, पंचायतों के जो काम है वो नहीं हो पाने हैं, बहुत धीमी गति से हो पाएंगे क्योंकि आगे 31 मार्च क्लोज करना है। तो इस एक मंथ में अगर हम सभी लोग डट जाएं तो एक मंथ में हम अपनी अपनी पंचायतों का बंदोबस्त करवा सकते हैं या नहीं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी लोगों से कि कानून की लंबी डिटेल है, कानून की जब आप बुलाएंगे अपनी पंचायतों में, अपने मोहल्लों में, तो हम लंबी बात करेंगे इसकी, तब बताएंगे आपको कि इसमें क्या क्या होने वाला है। मैंने सीधी सी लास्ट एंड फाइनल बात आपको बताई कि जंगलात की जमीन का बंदोबस्त करना है भाई, और करना है पब्लिक ने, करना है फॉरेस्ट राइट कमेटी ने, जो वन अधिकार कमेटी बनी है, जो ग फॉर्म बननी है, उसके लिए साथी हसनदीन जी भी कुछ बातें रखेंगे, वो भी बताएंगे उनमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी है, क्यों जरूरी है। तो ज़्यादा ना बोलते हुए सभी लोगों का फिर से प्रशासनिक अधिकारियों का, खास करके एसडीएम महोदय का धन्यवाद करते हैं। था कि ये जो गोंड और धारवाड़ी मोहाल है, यहाँ हमारा एक जंगल है, पिछले साल बहुत सारी बर्फ पड़ी थी जिस कारण बड़े सारे पेड़ गिर गए, और हमारे वहाँ टीडी राइट्स है और हमें बहुत सारी लकड़ी की सुविधा सर वहाँ मिली है। तो जो जडेरे की बात की जाए, प्रतिनिधि से भी हम निवेदन करेंगे कि रल मिल करके इसे आगे बढ़ाएं, और जो कमेटियाँ सर नहीं काम कर रही है, काफ़ी समय से बनी है जिन्होंने, तो हमने तो ये भी सुना है कि पंचायत में पता नहीं है, तो आने वाली ग्राम सभा में ये परमिशन दी जाए कि नए स्तर से कमेटियाँ बनाई जाएँ ताकि लोगों को इसकी जानकारी भी हो और उनका लेखा जोखा जो पंचायत में ही रहे। एसडीएम चंबा और उनके साथ मंच पे विराजमान सभी विभागों के प्रमुख अधिकारीगण, 8 पंचायतों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और ख़ास करके एसडीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस कानून को दोबारा से शुरुआत जो है करने की पहल की है। आप सभी, जैसा लाल सिंह ने बताया कि 2013-14 से हम लगातार इस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए शुरुआत हमने जडेरा से की थी, यहीं से, और बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं। उस वक्त हमने एफआरसीज का जो गठन है वो करवाने की प्रक्रिया शुरू की, और लगभग सभी पंचायतों में जो है वो मोहाल लेवल पे एफआरसीज का गठन हो चुका है। जैसा मेरे साथी ने बताया कि ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कानून है, मतलब जो कमी रह गई थी आज़ादी के बाद आज़ाद भारत में, इस कानून के प्राइमल में लिखा हुआ है कि अंग्रेज़ों के समय से और उसके बाद जो जनजाति लोग थे, आदिवासी लोग, जो भारतवर्ष का बहुत बड़ा हिस्सा है आबादी का, उनके अधिकारों को नोटिफाइड नहीं किया गया, चिन्हित नहीं किया गया। ऐसा ना करके उन लोगों के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, ये इस कानून में लिखा हुआ है। अब ये मौका जो है 2006 के कानून में दोबारा से भारत की सरकार ने हम लोगों को दिया है कि हम उस अन्याय को सुधारने, उसको न्याय में तब्दील करें, और इसकी प्रक्रिया जो है वो धीरे धीरे आसान की गई है सरकार के द्वारा। यहाँ एक बात ये सामने आई कि 2014-15 में सभी एफआरसी से एक रेजुलेशन के माध्यम से ये लिखवा के ले लिया गया कि आपका कोई भी ना तो व्यक्तिगत अधिकार है जंगल की ज़मीन पे, ना सामुदायिक अधिकार है। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको पता है, आप सब ने ऐसा आपने किया या आपसे करवाया गया, उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं कैसे हुआ, क्योंकि दबाव था ऊपर से सरकार का कि सरकार की जो 3-2 के तहत जो विकासात्मक योजनाएं, जिसमें परियोजना हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, रोड्स हैं, बिल्डिंगें थी सरकारी, उनके काम रुके हुए थे। क्यों रुके थे? क्योंकि ये कानून कहता है कि इसकी धारा 3 की उपधारा 1 में जो प्रावधान है, आप ध्यान से सुनिए, उसमें यह है कि पहले आपके अधिकार सेटल किए जाने थे,
आपके व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों को सेटल किया जाना था, उसके बाद सरकारी योजनाओं को किया जाना था। तो जानकारी के अभाव की वजह से जो सामुदायिक अधिकार थे जनता के वो और जो व्यक्तिगत अधिकार थे उनकी फाइलें नहीं बनी, वो प्रोसेस नहीं चला था, जिसकी वजह से 3-2 भी जो रुक रहा था, जो सड़कें बननी थी, जो प्रोजेक्ट्स बनने थे, जो बिल्डिंगें बननी थी, उसकी क्लियरेंस नहीं मिल रही थी FRA की। तो इसलिए सरकार ने जो है वो ये कहा कि भी अगर FRC ये लिख के दे दें कि अगर अधिकार है तो जल्दी फाइलें दें, नहीं तो आप नील रिपोर्ट दे दो। तो FRC में जो लोग बने, जो चुन के आए थे, उनको इस कानून की जानकारी का अभाव होने के कारण जो है वो उनसे साइन करवा करके जमा हो गए दफ्तरों में। उसके बाद जो है वो क्लियरेंस आना शुरू हो गया। तो उस चीज़ को भी दोबारा सुधारने का मौका जो है वो अभी हिमाचल के प्रशासनिक अधिकारी जो वो हमें दे रहे हैं। इसमें क्या है, इसमें बेसिक जो चीज़ें हैं वो 3 कमेटियां हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कमेटी जो है, जो गांव लेवल की कमेटी है, जिसको वन अधिकार समिति कहते हैं, फॉरेस्ट राइट कमेटी, जो आप लोगों की है, जो आपने उस टाइम में ग्राम सभा में, अपनी मोहाल की ग्राम सभा में 10 से 15 लोग चुने हैं। वो पहले नंबर की कमेटी है और सबसे महत्वपूर्ण कमेटी है, क्योंकि वो लोगों के अधिकार लेगी, लोगों की फाइलें तैयार करेगी, वो जांच पड़ताल करेगी, वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करेगी, वो SDLC के साथ कोऑर्डिनेशन करके सारी फाइलें आपकी तैयार करके SDLC के पास जमा करवाएगी। SDLC में कौन है? SDM साहब चेयरपर्सन हैं, 3 पंचायत समिति के मेंबर्स हैं, एक रेवेन्यू ऑफिसर है जैसे तहसीलदार साहब या नायब तहसीलदार साहब जो ऑफिस सेक्रेटरी होंगे, और एक फॉरेस्ट का कोई अधिकारी होगा। ये SDLC है। उसके बाद DLC है, जिला लेवल की कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, जिसमें DC साहब चेयरमैन हैं, एक रेवेन्यू के ऑफिसर होंगे, एक फॉरेस्ट के ऑफिसर होंगे और जिला परिषद के 3 मेंबर उसमें सदस्य होंगे। 6 मेंबर्स की वो कमेटी है। अब अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो ये कानून आगे नहीं बढ़ पाएगा, सीधी साफ बात है। इसमें शुरुआत में जब कानून शुरू हुआ तो उसमें पंचायत का रोल था बहुत ज़्यादा। क्या रोल था कि उसमें जो पंचायत का सेक्रेटरी था वो ही मोहाल की ग्राम सभा का सेक्रेटरी था। तो फिर सरकार ने देखा कि पंचायत के सेक्रेटरी के पास बहुत सारे काम हैं, जितने भी स्कीमें आती हैं सारी पंचायत के थ्रू इम्प्लीमेंट हो रही हैं, और पंचायत का सेक्रेटरी हर वक्त जो है वो इन्वॉल्व रहता है विकास कार्यों में, तो वो इस FRC को अपना वक्त नहीं दे पा रहा था। अब नोटिफिकेशन आ गई है सरकार की कि अब जो फॉरेस्ट राइट कमेटी का जो सेक्रेटरी है, जो आपने चुना है 15 आदमी में से, वही अपनी मोहाल की ग्राम सभा करे। तो कितना आसान कर दिया, आपको इंडिपेंडेंट कर दिया, आपको पंचायत के सेक्रेटरी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। दूसरी बात जो मैं उसको पहले क्लियर करता हूँ, विजय भाई कह रहे थे कि जो कमेटियां जो हैं निष्क्रिय हो गई हैं, तो सारे 15 के 15 आदमी तो निष्क्रिय नहीं है, हो नहीं सकते। उसमें से कोई जो प्रधान बना है या कोई सेक्रेटरी बना वो काम नहीं कर रहा होगा। तो कानून ये कहता है कि कमेटी का गठन तो करेगी मोहाल की ग्राम सभा, है ना, 50% कोरम के साथ। किसी मोहाल में 400 वोटर है अगर 18 साल से ऊपर, तो 200 आदमी कानून कहता है कि होना चाहिए ग्राम सभा में। फिर वो अपनी कमेटी को कंस्टिट्यूट करेगा, चुनेगा, और फिर वो कमेटी जो अपने में से किसी एक आदमी को प्रधान और एक को सेक्रेटरी बनाएगी। अब अगर कमेटी आपकी बन गई है ग्राम सभा में, तो दोबारा से ग्राम सभा करने की उसमें जरूरत नहीं है कमेटी बनाने के लिए। अब आप क्या कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि आपका FRC का सेक्रेटरी या प्रधान काम नहीं कर रहा है, तो आप 15 आदमी की कमेटी की जो मीटिंग है वो करिए, उसमें आप उसमें ओहदे को चेंज कर सकते हैं। मतलब कोई प्रधान अगर निष्क्रिय है तो उससे सहमति के साथ उसको बदल दो, उसी 15 आदमी में से दूसरे आदमी को प्रधान चुन लो, सेक्रेटरी चुन लो, और उसकी जो कॉपी होगी कार्रवाई की वो आपने SDM साहब को भेजनी है SDLC में। ठीक है जी। अगली प्रक्रिया क्या है, जब आपकी कमेटी बन गई है और अब आप चाहते हैं कि अब आपने लोगों के अधिकारों को सेटल करवाना है, तो आप अपनी मोहाल की कमेटी के मीटिंग करिए, उसमें एक नोटिस बनवाइए और आप एक डेट तय कर दीजिए। मान लीजिए ये है फरवरी का महीना, और आप चाहते हैं कि हमने मार्च तक जो है हमने फाइलें तैयार करनी है, तो आप एक नोटिस जो है अपनी मोहाल में जगह जगह चस्पा करवा दीजिए कि FRC जो है जडेरा वो आपसे व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों के आवेदन मांगती है। आप जो है 20 तारीख को, 30 तारीख को, जब अगले महीने मार्च 15 से पहले आप अपने जितने भी आपके अधिकार हैं वो आप हमारे पास फाइलें जमा करवाएं। जो व्यक्तिगत अधिकार है, 2 तरह के अधिकार है ना इसमें, एक है व्यक्तिगत अधिकार किसी एक परिवार का,
वो किसी ज़मीन पे हल खेती चलाता है या उसने वहाँ पे घर बनाया है, घराट बनाया है, कोई पानी की स्कीम है उसकी जिससे उसका आजीविका चलती है या उसका रिहाइश का है, तो वो अपने आप अपनी फाइल तैयार करेगा, व्यक्तिगत फाइल। और दूसरा अधिकार है सामुदायिक अधिकार, जो गांव का पूरा अधिकार है, जिसमें चराई का अधिकार है, पानी का अधिकार है, रास्ते का है, जंगल से लकड़ी लाने का है, टीडी लाने का है, रेत बालू लाने का, जितने भी उसमें हमारे नक्शा बर्तन में 33 किस्म के राइट्स हैं, वो अधिकार हैं। उसकी फाइल तैयार करने में FRC खुद मेहनत करेगी। आप अपने गांव का पूरा नक्शा बनाएंगे, अपने गांव के अधिकारों को जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे, क्या क्या अधिकार हैं आपके। उसमें आपको फॉर्म ख मिलेगा। ख फॉर्म के साथ हर एक अधिकार के लिए अलग से एनेक्चर बना हुआ है। मान लो चिराई का अधिकार है लोगों का, गांव का, जडेरा गांव का, तो वो चिराए के गांव उस अधिकार की पूरी डिटेल बनेगी। कितने परिवार हैं, वो किस सीजन में कहाँ चराई के लिए जाते हैं, किस रास्ते से जाते हैं, किस मोहाल में जाते हैं, किस जंगल का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पानी पिलाते हैं पशुओं को, वो पूरा डिटेल आप बनाएंगे बैठ करके, उसका नक्शा बनाएंगे। उस नक्शे को फिर आप फॉरेस्ट के और रेवेन्यू के कागज के साथ मैच करेंगे। उसी तरह से लकड़ी का टीडी का अधिकार है, तो आप जडेरा के गांव के टीडी का अधिकार कहाँ है, वो आप पूरा एक उसका नक्शा मैप तैयार करोगे। उसी तरह से आपके पानी का अधिकार है, जड़ी बूटियां लाने के अधिकार हैं, पत्थर लाने का अधिकार है। तो जितने भी सामुदायिक अधिकार जो आपके हैं, वो मोहाल की कमेटी जो है वो बैठ करके उसकी पूरी डिटेल बनाएगी और उसको फिर नक्शे में तैयार करेगी कि जडेरा के लोग जो है सिला घाट में जाते हैं या चंबी जाते हैं, गोंड जाते हैं, ऊपर धार मोहाल जाते हैं, या इस साइड आगे कहीं ब्रोर जाते हैं। तो जहाँ जहाँ आपके लोग जाएंगे वो आपको नक्शे के ऊपर दिखाना पड़ेगा बैठ करके कि यहाँ हमारे इस रास्ते से जाते हैं और इस जंगल में जाते हैं। ये जब बन जाएगा तो उसको फिर जो है जब आपकी फाइलें बन जाएगी, आपकी व्यक्तिगत फाइलें आ गई और आपकी सामुदायिक फाइलें जब आ गई, तो फिर आप उस पूरी फाइल की जो है 3 कॉपियाँ करोगे। ठीक है, जितनी भी आपके पास फाइल जमा हुई है उसकी आप 3 कॉपियाँ करोगे। क्यों? क्योंकि आप उसके बाद उसको वेरिफिकेशन भी करवाना है, उसको पड़ताल, जांच पड़ताल उसकी करवानी है। उन 3 फाइलों को जो है आप एक फाइल को भेजेंगे आप SDLC को, SDM साहब को, एक आप भेज देंगे कंसर्न डिपार्टमेंट को, फॉरेस्ट को, और एक अपने पास रखेंगे। 3 फाइलें बन गई, फिर आप मीटिंग करोगे अपनी FRC की, फिर आप जांच पड़ताल की जो है एक डेट तय करोगे। समझ में आ रही है ना बात? एक जब आपकी फाइलें तैयार होगी तो आप उसकी फिर क्या करोगे, वेरिफिकेशन उसकी होगी। उसमें कौन कौन होगा? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट होगा। 2 डिपार्टमेंट तो इसमें हर हाल में होने चाहिए, और फिर FRCs के मेंबर्स होंगे। फिर आपने तय कर दिया कि हम 15-20 मार्च को जो है इन फाइलों का हम जांच पड़ताल करेंगे, इसको वेरीफाई करवाएंगे। तो आपने चिट्ठी लिखनी है और फाइल भेजनी है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को और FRC को, उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। कानून कहता है कि जिस दिन आपने वेरिफिकेशन की, पड़ताल की डेट तय की है, उस दिन अगर कंसर्निंग डिपार्टमेंट के अफसर नहीं भी आते हैं तो आपकी जो पड़ताल है वो फाइनल मानी जाएगी। ठीक है, जब आपके पास जांच पड़ताल की फाइल तैयार होगी, फिर आप जो है ग्राम सभा, फिर दोबारा से ग्राम सभा कॉल करोगे। उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन होगी, फाइलें तैयार होगी, और जो अगर अधिकारी, मान लो फॉरेस्ट के अधिकारी आते हैं पड़ताल पे और रेवेन्यू के अधिकारी आते हैं, वो जो देखते हैं मौके पे फाइल को, वो मौके पे क्या चेक करेंगे कि जो आपने फाइल तैयार की है वो जिस जगह के लिए तैयार किया है वही जगह है, रेवेन्यू के हिसाब से और फॉरेस्ट के हिसाब से वही डॉक्यूमेंट उसको के साथ मैच करता है। और जिस राइट के लिए आपने क्लेम किया कि आप वहाँ पे चराई के लिए जाते हैं या आप लकड़ी लाते हैं, उसके आप, क्योंकि उसके साथ आप अपने प्रूफ भी लगाओगे फाइल के साथ, फिर उनकी लिफ्ट में भी जो है रिपोर्ट आपकी फाइल के साथ लग जाएगी। उसके बाद फिर आप जो है ग्राम सभा बुलाओगे अपनी मोहाल की, और उसमें आप सभी जो फाइलें हैं वो पढ़ करके ग्राम सभा में सुनाएंगे कि इतने लोगों के व्यक्तिगत अधिकारों की फाइलें आई हैं और इतने जो है ये सामुदायिक अधिकारों की फाइलें आई हैं। अगर किसी को ऑब्जेक्शन होगा तो उसमें आप उसमें करेक्शन कर सकते हो वहाँ पे, नहीं तो उसके ऊपर आपने लिखित रूप में FRC के सारे मेंबर्स के साइन और लोगों के साइन करवा करके वो फाइल तैयार करके SDLC को भेजनी है। फिर SDLC जो है उसके ऊपर 60 दिन में अपना फैसला सुनाएंगे। फिर SDLC को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो उस ऑब्जेक्शन लगा करके वापस आपको भेजेगी FRC को कि इसमें कोई डॉक्यूमेंट कम है या कागज नहीं है या कोई कमी है, तो दोबारा आप उसको करेक्शन करके फिर आप SDLC को भेज देंगे। किसी ग्राम सभा के आदमी को किसी
व्यक्ति को अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो उसके लिए 60 दिन के अंदर अपील कर सकता है SDLC में। फिर SDLC के पास जब आ जाएगी तो जैसे एसडीएम साहब ने कहा कि SDLC की मीटिंग बैठेगी, उसमें जो है आपकी फाइलों को चेक करके उसको SDLC ने पास करना है और अपना नोट लगा करके DLC में भेज देना है। DLC भी टाइम बाउंड है, वो भी 60 दिन के अंदर जो है आपकी फाइलों को चेक करेगी, वेरीफाई करेगी, उसको देखेगी, अगर ठीक है, जेन्युइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो फिर आपको पटा देगी, पटा इशू करेगी, कम्युनिटी राइट्स का भी और इंडिविजुअल राइट्स का भी। तो इतना बड़ा कानून है साथियों, ये हमारा सौभाग्य है कि इस वक्त पूरे हिमाचल में चंबा सब डिवीजन में जो है हमारे एसडीएम साहब इसके ऊपर इतने सक्रिय रूप से जो है दिलचस्पी ले रहे हैं, हमें इसके लिए जागरूक कर रहे हैं और ये कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं कि कल को अगर ये हम इसको नहीं कर पाए तो हम जहाँ जा रहे हैं, धारों पे जा रहे हैं, कहीं हम मंदिरों में जाते हैं, कहीं हम कब्रिस्तानों में अपने लोगों को दफनाने की, ये सब जितने भी जंगलात की ज़मीन के ऊपर हमारे राइट्स हैं, ये सारे हमसे फिर छीन जाएंगे। तो इसमें अगर किसी को कोई करेक्शन हो, कुछ पूछना है, और एक बात और है कि जब भी आप देखिए, ये तो हो गया कैंप, एक बार हो गया, कई बार हमने पहले भी किया है। असली काम है कि आप फाइलें तैयार करो, आप व्यक्तिगत और सामुदायिक जो आपकी अधिकार की फाइलें हैं वो फाइलें तैयार करो, और उसके ऊपर जो आपको जहां मदद की जरूरत पड़ेगी हम वॉलंटरली आपके साथ जो है, जब जहां आप बुलाएंगे, लाल सेन है, मनोज है, जितेंद्र है, हम हैं, हम सभी काम कर रहे हैं 2008 से लगातार, बहुत सारे संगठन हिमाचल में काम कर रहे हैं, लेकिन हम आपके पास वहाँ पहुँचेंगे। जो आपको एसडीएम साहब से मदद की जरूरत होगी, जितने आपको रेवेन्यू के तहसीलदार साहब यहाँ बैठे हैं, आपको नक्शा बर्तन चाहिए, वाजिबुल अर्ज की कॉपी चाहिए, ये आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मिलेगी, वहाँ एसडीएम साहब की चिट्ठी लग जाएगी, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। आपको टोपो शीट चाहिए, CH फाइल चाहिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, वर्किंग प्लान चाहिए, वो आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दे देगा, एसडीएम साहब की चिट्ठी जाएगी, वो आपको मिल जाएंगे। आप जल्दी से इन फाइलों को तैयार करिए और जो है इसको SDLC में भेजिए। तो आप अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। हर 4 महीने में 2000 रुपए आते हैं अकाउंट में, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अकाउंट में नहीं आ रहे हैं। ऐसा कोई है जिसके बैंक अकाउंट गलत होने की वजह से पैसा नहीं आ रहा है कोई ऐसा? बहुत सारे जिनके अकाउंट में नहीं आ रहा है, बहुत सारे जिनके अकाउंट में नहीं आ रहा है। वही ये अकाउंट सही है, अकाउंट सही है, और फिर मतलब पहली इंस्टॉलमेंट आई नहीं आई, मतलब ऐसा है कि यदि कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं आई इसका मतलब तो अकाउंट गलत था। अगर एक इंस्टॉलमेंट आई बाद में नहीं आई फिर तो विषय अलग है, इसका मतलब पहले अकाउंट तो ठीक था, है ना। तो यदि किसी की कोई इंस्टॉलमेंट नहीं आई तो कल मेरे दफ्तर आ जाना, ठीक है, वहीं पे हम हाथों हाथ ठीक करवा देंगे उसको, क्योंकि वो आपका हक है, आपके पैसे हैं, तो आपके मतलब वैसे तो साल के 6000 रुपए मिलते हैं, तो एक अच्छी आर्थिक मदद हो जाती है हमारे किसानों की। तो और सिर्फ अगर वो अकाउंट गलत होने की वजह से रुका हुआ है, इससे अच्छा है कि आप हमारे यहाँ आ जाइए, हम उसको हाथों हाथ ठीक करवा देंगे। अच्छा, और साथ ही हमारे जितने चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो प्रधान हैं, इसमें अभी हम जो देख रहे हैं, अभी जो हमारा चंबा जिला है वो इस तरीके से भी खुशनसीब है कि अभी ये चिट्टा जो होता है उससे काफी हद तक बचा हुआ है ना, है तो है, वो तो हमें भी पता है, लेकिन काफी हद तक बचा हुआ है। और अगर आप ये देखो तो ये युवाओं के लिए बहुत बड़ी समस्या है, और यदि आपने 3 बार चिट्टे का सेवन कर लिया तो आप फिर इससे छूट नहीं सकते। तो उसी को देखते हुए हमारे जो युवा हैं उनके लिए 2-3 चीजों की बड़ी खास आवश्यकता है, जिसमें से पहली चीज तो है कि आपके लिए, बच्चे के लिए खेलने का ग्राउंड और ओपन जिम होना चाहिए। तो मेरे सभी पंचायत प्रतिनिधियों से ये अनुरोध है कि कृपया करके ग्राउंड बनवाएं, और साथ ही उस पे एक 30-40 हजार का ओपन जिम लगता है, जो कि हमारे बच्चे जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं उसमें भी सब लोगों के इस्तेमाल में आएगा। ये हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए अगली नरेगा शेल्फ, ग्राउंड और बच्चों के लिए खेलने की व्यवस्था, ओपन जिम, ठीक। और इसके अलावा जो दूसरा है बच्चों के लिए, यदि मान लीजिए कोई बच्चे ऐसे हैं जो कि किसी चीज की तैयारी करना चाहते हैं, तो हम चंबा में उन लोगों को निःशुल्क तैयारी करवाते हैं काफी लोगों को, तो वो वहां पे भी आ सकते हैं। साथ ही जैसे कि ये कमरा है, ग्राम सभा का हॉल है, ग्राम सभा जो है वो साल में 4 बार ही होती है, ठीक। इसको बाकी 360 दिन बच्चों की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको लाइब्रेरी में कन्वर्ट किया जा सकता है, यहाँ पे अच्छी लाइटिंग की व्यवस्था है, ठीक। जो बुक्स हैं वो मेरे दफ्तर आके, जो पंचायत प्रधान है वो मेरे दफ्तर आके ले जाएं बुक्स, और जो फर्नीचर चाहिए वो भी मेरे यहाँ से दफ्तर आके ले जाएं, मैं आपको उसका वो जो भी अलॉटमेंट है वो कर दूंगा, उसका कोई इशू नहीं।
जो हमारे नेहरू युवा केंद्र के लोग हैं, नेहरू युवा केंद्र के आप आए और भी आए हैं, आप आए हैं, तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप इसकी रनिंग देखें। ठीक, यहाँ पे पलुई के आए थे अभी यहाँ पे, हाँ आप नेहरू युवा केंद्र वाले जो हैं, आप यहाँ पे पलुई में हमारी बात हो चुकी है, वहाँ पे अच्छा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जडेरा में ये बड़ा अच्छा हॉल है, इसमें फर्नीचर लगा के इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। किताबें और वो मेरे तरफ से देख लीजिए, उसकी रनिंग जो है वो आप देखेंगे। प्रधान जी, इनको आप नेहरू युवा केंद्र वाले हैं, इनको सरकार की तरफ से मानदेय भी आता है, तो इनकी जिम्मेदारी भी है, वी अलॉट देम द रिस्पॉन्सिबिलिटी की लाइब्रेरी की रनिंग देखेंगे। तो पुस्तकालय और एक ही ओपन जिम, इसको हर जगह खुलवाएं। ठीक है, इसके अलावा मैं अब यहाँ आया तो आप में से माइक भी नहीं सुनना चाहता मैं आजकल, तो मैं यहाँ आया ही हूँ, तो आप में से किसी के कोई छोटे मोटे काम रुके हुए हैं, सभी विभाग के अधिकारी हैं, मेरे पास ले आओ, है ना, एक एक करके आप मुझे बता दीजिए, अभी हाथों हाथ सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि सभी विभाग के अधिकारी आए हुए हैं। मान लीजिए कोई गाय वगैरह का केस फंसा हुआ है, तो अभी उसमें फंड्स नहीं आए हैं, अभी रुक के आएंगे। किसी के घर के रिपेयर, घर टूट गया पूरा बरसात में या किसी में, तो मुझे बता दीजिए, मैं पटवारी जी को भेज देता हूँ, आपका केस बन जाएगा। किसी भी, देखो अभी मेरे को प्रधान जी बता रहे थे, यहाँ पे अभी भी लकड़ी से खाना बन रहा है लोगों के घर में, और जो कि मुझे पता है सही में बन रहा है। ठीक, सरकार फ्री गैस दे रही है, अपना फार्म अपने फूड इंस्पेक्टर साहब को दे दीजिए। और यदि किसी भी लेवल पे आपका कोई भी काम अटका हुआ है, चाहे पंचायत सेक्रेटरी, बीडीओ, तहसीलदार, किसी भी लेवल पे किसी विभाग में अटका हुआ है, तो मुझे बता दो, एक एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए, मैं ले जाता हूं अपने साथ, या फिर यहाँ पे संबंधित विभाग को बता देते हैं, जल्दी से जल्दी आपके उस समस्या का हम हाथों हाथ निवारण कर देंगे। पानी की भी समस्या है तो आईपीएच विभाग की वो भी बता दीजिए, पीडब्ल्यूडी विभाग की कोई समस्या है तो हमें लिख के दे दीजिए। अभी मैं 5-10 मिनट अभी वेट करूंगा आप लोगों का, आप बता दीजिए, हम हाथों हाथ उसका निवारण कर देंगे। किसी का कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसकी निशानदेही नहीं हुई है, निशानदेही अप्लाई की और नहीं हुई है, तकसीम अप्लाई करी और नहीं हुई है, इंतकाल अप्लाई किया हुआ और नहीं हुआ है। हाँ जी बताएं। पानी की समस्या है ना ना, सब्जी का काम सीजन जो वो छूट गए हैं, तो हमारी नहर की अच्छी रिपेयर भी तो हुई नहीं, पर फ्लड करने से भी ब्लॉक पड़ गई है, वो ब्लॉक हो गई है। एक कोई दिक्कत नहीं, इसको ठीक करा देंगे। आप मेरे को एक कागज पे लोकेशन दीजिए। टैंक के बारे में बताया मैंने, सुना है ना, तो हम सब्जी पे निर्भर हैं, वो तो आप टैंक लगवाइए ना, आपके लिए तो बहुत फायदेमंद हो सकता है। नौकरी चाकरी सर हमारे कुछ भी नहीं, हम सारे सब्जी का ही काम करते हैं। तो अच्छा, हमारा नर्सरी डालने का सीजन है सर, हम तो इतना महंगा सीड है, हाँ देख लीजिए, इतना महंगा सीड है सर, हम नर्सरी भी डाल देंगे, बाद में पानी भी नहीं आएगा, तो वो तो फिर कोई नहीं, हम करा देंगे। आप मेरे को लिख के दे दीजिए, अभी आईपीएच विभाग से करवा देंगे 100%। कितना बड़ा बच्चा? बच्चा तो 12-13 साल का है। ठीक है, वो हमारे पास ही रहता है। मेरी एक कष्ट है कि वो पंचायत में कोर्ट में दर्ज नहीं है, तो कई बार बोला भी है, एक बार आपके पास के एप्लीकेशन दी थी उनके पास, तो अभी तक वो दर्ज नहीं। सेक्रेटरी साहब का सुबह एचआरटीसी की ट्रांसपोर्ट की बस चलती थी, कोरोना के टाइम में बंद होगी, कोविड की वजह से, लेकिन अभी तक कुछ रूटों में बस से चलना शुरू हो गई है, हमारी बसें शुरू नहीं हुई। एक्चुअली ये मेरे पास काफी सारी ऐसी, हाँ हमने करवा दी है, मेरे को पता है ना। हाँ एक्चुअली ऐसा था कि हमारे पास एक का विषय ये है कि हमारे जो प्रिंसिपल साहब ने अभी हमें रिजल्ट बताया वो 24% बताया। ठीक है, इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। ठीक है, ये नहीं कहना है कि मैं उनकी कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ, ना उनसे नाराजगी है मेरी, वो अभी 2 महीने पहले ज्वाइन करे उन्होंने, पर ये बड़ा सोचने का विषय है। ये देखो, आप सब जब बच्चे थे तब पास होना मुश्किल था, आज वो वाला दौर है जब फेल होना मुश्किल है। मतलब फेल होने के लिए मेहनत लगेगी आज की तारीख में, कि वो वाला दौर है, वो वाले दौर नहीं है। आपके टाइम पे तो जैसे किसी ने की 2nd डिवीजन भी आ गई तो भी बहुत बड़ी तारीफ थी, 3rd डिवीजन बच्चा पास हो गया तो भी मिठाई बट रही है। अब वो वाला दौर तो है नहीं। उसमें अगर हमारे स्कूल का रिजल्ट 24% समझ रहे हो, 100 में से सिर्फ 24 बच्चा पास हुआ, 75-76 बच्चे फेल हो गए, तो ये बड़ा सीरियस समस्या है। ठीक, इसके वजह से क्या हो रहा है कि ये वाली समस्या हमने पूरे चंबा में देखी, और इसके हमने 3-4 मुख्य कारण पाए। मुख्य कारण तो ये पाए कि पहली बात तो टीचर नहीं है। ठीक, टीचर नहीं है मतलब कि काफी बच्चे जैसे 6th क्लास से मान लो उसको टीचर मिला भी, तो पहली हो सकता है कि पहली से 5वीं क्लास तक वो जिस स्कूल में पढ़ा उस स्कूल में 5वीं क्लास के लिए सिर्फ एक ही टीचर था, या हो सकता है वो एक टीचर भी नहीं था। ठीक, तो उसकी जो जड़ है ना, जो उसकी फाउंडेशन है वो बड़ी कमजोर हो गई।
दूसरा बात कि काफी बार ऐसा होता है कि हम बच्चों को साथ में दिहाड़ी लगाने चले जाते हैं तो हम उतना ध्यान नहीं देते। ठीक, काफी बार हमने ये भी देखा कि हम ये कहते हैं कि साहब माँ बाप बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहे, माँ बाप बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे। देखिए, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। सही, मेरा मानना यह है कि पढ़ाने की जिम्मेदारी स्कूल की है। स्कूल अपनी जिम्मेदारी माँ बाप पे नहीं डाल सकता। माँ बाप ध्यान दे रहे हैं, अच्छी बात है, नहीं दे रहे तो स्कूल को ध्यान देना है। मेरी मदर खुद एक प्राइमरी स्कूल की टीचर है, तो मैं बड़े अच्छे से इस चीज को जानता हूँ कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है। अब इसमें क्या था कि जैसे 24 है, 24% रिजल्ट है, तो मेरे को बड़ा दुख लगा इस बात को देखते हुए कि 24% मान लीजिए रिजल्ट है, तो कम से कम 10 बच्चे 15 बच्चे तो अपनी हिम्मत वैसे ही तोड़ जाएंगे कि छोड़ो यार, पढ़ाई कुछ नहीं रखा है इससे। हो सकता है कि आज की तारीख में वो 200 रुपए दिहाड़ी कमा ले, लेकिन जिंदगी भर वो बेचारा 200 रुपए की दिहाड़ी की जो चक्र है उससे कभी निकल ही नहीं पाएगा, है ना। जिंदगी का एक उसूल है, मैंने बड़ी देर से समझा इस बात को, वो ये है कि इस जिंदगी में जितनी जल्दी कमाना शुरू करो उतना कम कमाओगे, है ना। बड़ी मैंने तो अब जाके इस बात को समझा। अगर मान लो आप 10 साल की उम्र से दिहाड़ी लगानी शुरू कर दो तो आपके साथ के बच्चों पे पैसे नहीं होंगे, आप पे 100 रुपए होंगे दिन के, तो आप उनके सामने तो अमीर लगोगे, लेकिन दिक्कत ये जिंदगी भर 100 ही रुपए कमाओगे। अगर 12वीं के बाद काम करना शुरू करोगे तो हो सकता है महीने के आपको 5000 रुपए मिल जाए जिंदगी भर, लेकिन 5000 पे ही रहोगे। अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली तो महीने के हो सकता है 15,000 कमाओ, लेकिन 15,000 से धीरे धीरे बढ़ोगे। और यदि आपने और पढ़ लिए, कुछ अच्छा कर लिया, तो आप 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए कमाओगे, फिर आगे बढ़ते चले जाओगे। तो कमाने की जल्दी नहीं करनी है ना, बच्चों पे इस तरीके का दबाव बनाना है कि तू मेरे साथ लग जा, कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारा ये भी खर्चा है ना। 24% रिजल्ट है, इसके लिए हमने चंबा अपने उपमंडल में 33 स्कूल कर दिए हैं। हम 33 स्कूलों में हमने क्या करा है कि डिजिटल माध्यम से पढ़ाई शुरू करी है, जिसमें कि मान लीजिए टीचर कहीं पे नहीं भी है तो भी हम उसको जो जैसे वीडियोस प्ले होती हैं उसके माध्यम से पढ़ा रहे हैं। इसमें हमारा साहो का स्कूल है, आप में से कोई जाके देख के आइएगा, साहो के स्कूल में है। बरौर के स्कूल में भी हमने स्टार्ट किया, जडेरा मैंने बोल दिया है, सही है। क्लास 10th को बरौर से है कोई यहाँ पे? प्रधान जी, आप बरौर से अच्छे फर्क देख रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये चंबा जिले की जो समस्या है, इसको ये हम डिजिटल माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, क्योंकि बच्चा वीडियो पे ध्यान ज्यादा देखता है। आप देख रहे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो आजकल मोबाइल फोन लेके भागने लग गए हैं। उन्होंने रोना शुरू कर देना आप उनके हाथ में मोबाइल नहीं दोगे तो ये इसलिए है क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो जब डिजिटल देखते हैं, हम किसी चीज को वीडियो देखते हैं तो बड़ा उसको ग्रैस्प करता है। तो हमारे बच्चों के लिए इसके लिए हम कर सकते हैं, इसलिए हम जडेरा स्कूल में अब हम कल या परसों से ज्ञान के माध्यम से पढ़ाई शुरू कराएंगे, कोशिश करेंगे। उसके बाद 3 महीने बाद हम देखते हैं कि 24% से रिजल्ट कहां तक पहुंचा। हमें अभी तक जो रिव्यू है, अभी तक जो फीडबैक है, हम चाहेंगे कि प्रधान जी आप बरौर के और साहो के और जडेरा के लिए हमें 10-15 दिन बाद बच्चों से पूछे, टीचर से पूछे इससे क्या अंतर आ रहा है। इससे जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारी जो मेन समस्या है वो उसका हम समाधान कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम वहां से यहाँ पे ट्रांसफर होता है दूर दराज के इलाके में, सबने बदली करा के चंबा के आसपास रुक जाना है ना, तो ये समस्या है। तो इसको हम उस तरीके से इसका निवारण करेंगे और कोशिश करेंगे। और हम मेरा आप लोगों से भी अनुरोध है, 24% अगर रिजल्ट है तो आपके लिए भी सोचने का विषय है। बच्चे हमारे हैं, हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, चिंता का विषय हमारे लिए है। हमें आगे ले जाने वाला मिलेगा कौन? आप भी जंगलों में घूम रहे थे, ये भी जंगलों में घूमना। अगर 24% रिजल्ट रहा तो यही तो होना है। आप भी जंगलों में वो जा रहे थे, वहां पे लकड़ी काट रहे थे, ये भी लकड़ी काटेंगे। हमें अपने बच्चों को पढ़ा के आगे लेके जाना है। इसमें बहुत जरूरी है कि हम स्कूलों से भी पूछें कि आपने क्या कर रहे हैं। स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज में पूछो आप क्या पढ़ा रहे हो, रिजल्ट कम क्यों है। मेरे को थोड़ी ना पूछना है, मैं आगे पूछ रहा हूँ कि 24% रिजल्ट, आप पूछो, आपको पूछना है ना। बच्चे हमारे हैं, भविष्य हमारा खराब हो रहा है, तो हम सबको मिलजुल के इस जो बेसिक शिक्षा है उस पे अच्छा काम करना है। इसके अलावा कोई किसी का काम बताए? राजकीय प्राथमिक पाठशाला ईरतोराम जी जेबी के साथ मेरे को किसी इस स्कूल में आप स्थायी टीचर हो सकते। कौन क्या नाम बताया? बंजा 16 तारीख को अकेले टीचर थे वहाँ पे, सब 40 बच्चे कम से कम इस स्कूल में। प्रिंसिपल साहब का है? हेलो, हाँ हरिंदर जी, डेपुटेशन पे परमानेंट करिए ना।
अच्छा, इसमें ही और बताएं सर। एक हमारा तो 4-5 साल से हम टीचरों की मांग कर रहे थे सर, उन्होंने ऑर्डर किए भी, तो वो स्कूल रोड से जो दूर है तो वो बदली करवा के चले जाते हैं। और जब ऐसा है ना, मैं आपको पहली कक्षा वाले पहले से 5 वाले को साथ में पढ़ा दूं, फिर कहूँ A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय। वहाँ पे कोई परमानेंट टीचर नहीं है सर, वहाँ पे डेपुटेशन में ही है। ये प्रधान जी मेरे को एक पेज पे ना सारी लिस्ट कर, और बताएं सर एक किसी का कोई काम तो नहीं फंसा हुआ? और है ना, कोई उसमें विषय कोई खास नहीं है। कोई भी समस्या हो हमारे पास आ जाना। आप PM किसान में जिसका पैसा नहीं आ रहा, मेरा में जो एजुकेशनल बुक्स हैं वो भी है, ताकि कुछ बच्चे गरीब हैं दफ्तर से ले जी सर, तो ताकि उन बच्चों को उसकी शिक्षा जो है प्रधान सिल्लाघाट आए साहब से प्रधान इब्राहिम जी पंचायत के आगे आ जाओ प्लीज। इब्राहिम जी से चंबी पंचायत के प्रधान के थैंक्स करें सभी का। SDM महोदय व तमाम विभागों से आए हुए विभाग अध्यक्ष व इनके साथ आए हुए इनके अधिकारी व कर्मचारीगण, सभी पंचायतों से प्रधान, उप प्रधान, वार्ड सदस्य व तमाम जनता का मैं यहाँ पधारने पर धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतना अपना कीमती समय निकालकर यहाँ आकर SDM महोदय द्वारा इस मीटिंग का आयोजन करवाया और उसमें आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आपके हम बड़े शुक्रगुजार हैं। खासकर SDM महोदय के हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने एक पहल शुरू की है कि सरकार द्वारा लोगों के लिए जो जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको ज़मीनी स्तर पर कैसे लगाया जाए और कैसे लागू किया जाए। वन अधिकार अधिनियम का भी बहुत जिक्र हुआ, तो मुझे उम्मीद है कि हम इस मैसेज को लेकर अपनी पंचायतों में, अपने इलाके में लेके जाएंगे और लोगों को इससे निश्चित ही लाभ मिलेगा। तो मैं SDM महोदय की इजाज़त से यहाँ इस बैठक का समापन करता हूँ। धन्यवाद। ग्राम पंचायत जडेरा में हमारे उपमंडल अधिकारी श्री शिवम प्रताप सिंह जी IAS, जिन्होंने वन अधिकार अधिनियम के बारे में एक कार्यशाला का आयोजन किया था। तो पिछले कल जैसे ही मैं महोदया से मिला तो उन्होंने एक बात और कही कि क्यों ना हो कि आपकी ग्राम पंचायत में जो सब डिवीज़न लेवल के अधिकारी हैं उनको सभी को बुला लिया जाए ताकि लोगों की समस्या का वहीं पर हल निकले। और एक सौभाग्य की बात है कि इस कार्यशाला में 8 पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, वार्ड मेंबर व अन्य लोगों को बुलाया गया था। और जहां हमारी जो उम्मीद थी उससे ज़्यादा लोगों ने अपनी भागीदारी यहाँ पर दिखाई। बहुत सारी योजनाएं जो आम लोगों को पता नहीं होती हैं, सभी अधिकारियों ने बारी बारी से उन योजनाओं के बारे में जनप्रतिनिधियों को और आम जनता को जागरूक किया, जिसका मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो दूर दराज की पंचायतें हैं, जो पंचायती राज से जुड़े हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे वो प्रधान है, चाहे उप प्रधान है, चाहे वार्ड सदस्य हैं, वो सब उन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए, लोगों को फ़ायदा देने के लिए घर द्वार तक ये योजनाएं जाए उसके बारे में
पंचायत मीटिंग के माध्यम से, ग्राम सभा के माध्यम से जो है लोगों को जागरूक करेंगे। और मैं धन्यवाद करता हूँ उपमंडल अधिकारी का कि इतने लंबी सोच लेकर के वो हमारे क्षेत्र में आए हैं कि बहुत कम अधिकारी होते हैं जो इस तरह से जो है पेन लेकर के लोगों के काम को करने में समय जो है अपने आप को आगे रखते हैं। तो मैं आम जनता से भी ये आग्रह करूंगा कि सभी इन अधिकारियों का फ़ायदा उठाएं और जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं वो धरातल पर उतरें। और मैं आगे भी यही उम्मीद करूंगा कि हमारे पंचायत प्रतिनिधि आपस में मिल बैठ करके जो पंचायती राज अधिनियम बना है, पंचायती राज एक्ट बना है, वन अधिकार अधिनियम बना है, आरटीआई अधिनियम है, आईटी अधिनियम है, उन सब अधिनियमों का अध्ययन भी करेंगे। और जो हमारे क्षेत्र में जो भी विभाग कार्य करता है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो आंगनबाड़ी केंद्र है, चाहे वो एग्रीकल्चर के विभाग है, हॉर्टिकल्चर के विभाग है, मत्स्य विभाग है, बिजली के विभाग है, खाद्य एवं पूर्ति विभाग है, वन विभाग है, उनसे सबसे तालमेल मिलाकर के लोगों के जो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए सभी प्रतिनिधियों का, अधिकारियों का, उच्च अधिकारियों का और जो मीडिया के लोग हैं उनका, और जो पंचायत के सेक्रेटरी हैं, रोजगार सेवक हैं, अन्य डाटा ऑपरेटर इत्यादि जो भी आए हैं, सभी का धन्यवाद करता हूं। और ये मांग भी करता हूं और उम्मीद भी रखता हूं कि सभी हमें जो है पंचायती राज संस्थाओं के साथ जुड़े हुए प्रतिनिधियों को अपना पूर्ण सहयोग देंगे और जो भी योजनाएं हैं वो धरातल पर उतरे उसके लिए कार्य करेंगे। धन्यवाद।